कुछ हम कहें। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से श्री हरप्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष समारोह श्रृंखला की इस 28वीं कड़ी में फेसबुक पर जुड़े आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो भले ही आज दैहिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने विचारों के रूप में, अपने गीतों के रूप में, अपनी गजलों के रूप में, अपनी यादों के रूप में हमेशा हमारे बीच रहे हैं और रहेंगे। उनकी कविताएं और गीत सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और जब पहली बार मैंने अपनी काव्य गोष्ठी की तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की अध्यक्षता में की थी। न तुम चांद हो न सूरज न दीप न जुगनू, न तुम चांद हो न सूरज न दीप न जुगनू, फिर चारों ओर तुम्हारे ये रोशनी क्यों है, फिर आसपास तुम्हारे ये रोशनी क्यों है। जी हाँ, इन पंक्तियों से ही मैंने उन्हें आमंत्रित किया था और इससे पहले कि मैं यादों के गलियारों में खो जाऊं, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रगीत कुंवर और उनकी पुत्र वधू डॉक्टर भावना कुंवर जी को, जो हमारे साथ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं। प्रगीत और भावना, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गुलमोहर के आंगन में। बहुत बहुत आभार आपका आमंत्रित करने के लिए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज आप दोनों को अपने साथ देखकर। और प्रगीत, आप बिल्कुल अपने पिता की प्रतिछाया हैं और आपकी आवाज तो बिल्कुल ही उनसे मिलती है। जब भी आपको सुनती हूँ तो लगता है जैसे तो कुंवर बचेन जी को सुन रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम आपकी आवाज में उनकी उस कविता से करें जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और पिताश्री की स्मृतियों को नमन करता हूँ। आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं उन सभी को नमन करता हूँ। 29 अप्रैल पापा जी को 2 वर्ष हो जाएंगे हमसे बिछड़े हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है, नहीं, बड़ा अविश्वसनीय सा लगता है सब कुछ। आपने उनकी याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, तो आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आपके प्रश्न की तरफ आता हूँ सीधे, कि बचपन से बहुत कुछ उनसे सुना, क्योंकि जो भी उनका किसी गीत या किसी भी रचना का जो बीजारोपण होता था वो घर में गुनगुनाते हुए होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनसे हमने सुनते-सुनते जो हमें समझ भी नहीं आती थी, कुछ साहित्यिक जो वैसे उनकी रचनाएँ होती थी लेकिन कंठस्थ हो जाती थी। तो बचपन की आपने बात कही, तो बचपन में बहुत कुछ उन्होंने उस समय गीत ज़्यादा वो लिखते थे, नवगीत और गीत। तो एक उनका लोकगीत था, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ। जी, जी, तो बहुत मुझे बहुत स्वागत। बहुत पसंद थी। आप सब जानते हैं बिछुए जितनी दूर, उनका जी, एक गीत था। उसके बाद फिर उन्होंने बद्री वाला गीत तो काफ़ी हद तक लोकप्रिय रहा, लोकगीत श्रेणी में गिना जाता है उसे। ऐसे ही एक गीत और था, पिछले बरस तुमने, उसकी कुछ मैं पंक्तियाँ सुनाता हूँ। जी, जी, बहुत बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद। पिछले बरस तुमने चूड़ियां पिन्हाई थी जो, पिछले बरस तुमने चूड़ियां पिन्हाई थी जो, अब वो भई है बाजू बंद भैया। मोरी मैया से मोरी राम राम कहियो, मोरी मैया से मोरी राम राम कहियो। तो ये मुखड़ा था उस गीत का और बहुत ही पसंद था। तो
हाँ, मैं सोचा आपसे जरूर उसको शेयर करूं। बहुत सुंदर। मैंने नहीं सुनी थी। बिछुए वाली कविता मुझे याद है कि बहुत लोकप्रिय थी उनकी, तो वो भी आपसे सुनेंगे आगे हम लोग। अम, जरूर। तो प्रगीत, अम, ऐसे कौन से वो पल हैं, वो लम्हे हैं, वो संस्मरण हैं जिनकी याद आते ही एक मुस्कान अनायास ही आपके चेहरे पर आ जाती होगी? आपके साथ हम जाना चाहेंगे बचपन के उन गलियारों में। और मैं जानती हूँ ऐसे 1, 2, 4 नहीं, अनगिनत पल होंगे। और सबको बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो आप शेयर करना चाहें, और साथ ही उनकी जो आपके बचपन में जो अम, आपके बचपन में जो सर्वाधिक लोकप्रिय कविता, अम, अ, और मुझे पता है शायद वो कौन सी होगी, वो भी हमें सुनाएं। जी जरूर। बहुत सारी जैसे ही हर वक्त वो हमारे चारों तरफ रहते हैं, तो बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो किसी भी क्षण किसी भी समय आ जाती हैं। तो बचपन से जुड़ी भी बहुत यादें हैं, बाद की भी बहुत यादें हैं। जी। तो क्योंकि आपने कहा है, तो सबसे बहुत ही बचपन की एक संस्मरण मुझे याद आता है जो अक्सर उनके मुंह से सुनता था, और इसीलिए वो जीवंत रहा, याद जी। रहा कि हाँ ऐसा हुआ था। तो ये है, जब मैंने स्कूलिंग शुरू की थी तो मैं नर्सरी में स्कूल में था। तो बड़ा ओबीडियंट होने की घर से शिक्षा मिलती थी, तो वही ओबीडियंसी लेके स्कूल गए। तो पापा जी अक्सर जाते थे वहां पर, और एक बार नोटिस आया मेरी डायरी में लिख के कि अपने पेरेंट्स को कहो और वो मिलने आए। तो पापा जी मिलने गए, और प्रिंसिपल रूम में पापा जी बैठे हुए थे। क्लासरूम से हम मुझे बुलाया गया, नर्सरी में था, जी। तो मैं वहां जाकर बैठ गया। तो जो प्रिंसिपल थी वो उन्होंने शिकायत शुरू करी पापा जी से कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो प्रगीत है अभी शुरुआत में जब स्कूल ज्वाइन किया था तो काफी चुलबुला था और सब कुछ बोलता पढ़ता रहता था, लेकिन अभी पिछले दिनों से बहुत शांत हो गया है। तो टीचर कुछ कहती हैं, कुछ भी होता है तो भी ये नहीं बोलता है। तो हमने इसीलिए हार के आपको बुलाया कि ऐसा क्या कारण है, आप बताओ कि ऐसे क्यों नहीं, वो किसी चीज का जवाब ही नहीं देता, बिल्कुल मूक हो गया है। तो जी। पापा जी ने मुझे मेरी तरफ देखा और फिर बोले कि हाँ ठीक है प्रगीत, तुम बताओ क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, ना तुमने घर में बताया ना कुछ। अब मैं छोटा था तो मैं रोने लग गया। पापा जी ने गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर फिर पूछा, अच्छा आराम से बताओ, डरने वाली बात नहीं है, मैं डांटूंगा नहीं, लेकिन कारण बताओ, क्या तुम्हें आता नहीं, जो चीज वो पूछते हैं तुम्हें आती नहीं है? कि नहीं आती है। कि फिर क्या बात है? कि ऐसा है, वो टीचर ने एक दिन ये कहा था कि सब शांत हो जाओ। अच्छा। शांत हो जाओ, तो मैं तब से शांत हो गया हूँ। और उसके बाद उन्होंने कभी ये कहानी का बोलना शुरू करो, जब उन्होंने कहा था शांत हो जाओ, तो मैं अब तक शांत हूँ। तो प्रिंसिपल भी बहुत हंसी, पापा जी भी बहुत हंसे। फिर बोले अच्छा वो शांति उस क्लास तक के थी, उस पीरियड तक के लिए थी, उसके बाद अब आप बोल सकते हो। उसके बाद अगले दिन से मैं फिर बैक टू नॉर्मल हो गया। तो वो वाली बात सुन के अक्सर जब वो सुनाते थे और मुझे बार बार याद दिलाते थे, याद है तुम्हें, तो वो या, खुद भी हंसते थे और मुझे भी बहुत हंसी आती थी। तो एक ऐसा संस्मरण है जो हमेशा जीवंत रहता है मेरी जी। तरफ। जी। सच में बचपन के वो दिन जब याद करते हैं तो कितना कितना आनंद आता है। हम लोग भी भाई बहन जब भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पता नहीं ऐसे कितने किस्से हम लोग दोहराते हैं। और सच वो बचपन की सुनहरी यादें, जितनी बार उनको याद करो उतना कम लगता है। और ताजगी आ जाती है उनसे, बचपन फिर वापस लौट आता है, ऐसा लगता है। जी। 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 तो आप वो कविता भी सुनाएंगी जो आपके बचपन में बहुत जी। ज्यादा लोकप्रिय थी? जी। तो उस समय भी जैसे नवगीत, पापा जी के पहले जो संग्रह जो थे, पिन बहुत सारे और भीतर जी। सकल बाहर सकल, वो नवगीत उसमें लिखे हुए थे। तो मुझे नवगीत उनके तब से आज तक बहुत पसंद थे, और मैं उनसे कहता था पापा जी आप ठीक है गजल वो सब भी अच्छा लगता है, लेकिन वो नवगीत हमें बचपन से बहुत पसंद है, तो आप वो बहुत। सुनाया कीजिए। और वो जी। सुनाने भी लगे थे मंचों पे दोबारा से। हमने कहा जो नई पीढ़ी है उन्होंने वो नहीं सुना जो जी। आपने आज से 35 साल पहले लिखा है। तो पिन बहुत सारे से एक जो गीत है उनका शीर्षक गीत,
उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। जी। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। एक मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी। एक मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी। जिंदगी का अर्थ चुकना हो गया है, जिंदगी का अर्थ चुकना हो गया है, और चुकने के लिए हैं ऋण बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। तो ये गीत वाह, मुझे बहुत पसंद था। वाह, सच में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। और मुझे भी ये तो नहीं पता कि उनके किस संग्रह में ये गीत है, लेकिन एक उनका हुआ करता था, अधर अधर को ढूंढ रही है ये वो भोली मुस्कान, जैसे कोई महानगर में ढूंढे नया मकान। ये बिल्कुल। मैंने उनसे अपने बचपन में सुना था। जी जी जी, ये भी नवगीत शैली का ही गीत था, और ये भी बहुत जी, पसंदीदा और बहुत प्रसिद्ध हुआ था। बहुत आपने अच्छा प्रसिद्ध। याद जी, दिलाया। मुझे ये बहुत बहुत पसंद था, और मुझे पूरा पूरा अभी तक याद है वो गीत। हालांकि बहुत कम उनको सुनने का अवसर मिला उनके बाद मुझे। जी तो चलिए, भावना, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम्म, अम, आप और अम, कुंवर बेचैन जी दोनों जी ही गाजियाबाद में एमएमएच कॉलेज में आप दोनों ने एक साथ अध्यापन किया है। और कुंवर बेचैन जी उस वक्त भी और हमेशा ही वो एक सेलिब्रिटी की तरह थे गाजियाबाद में, पूरे गाजियाबाद में, ना केवल कॉलेज में। तो जी वरिष्ठ सहकर्मी के रूप में और फिर एक ससुर के रूप में किस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया? क्या भूमिका रही उनकी आपके जीवन में? और जी आप उस समय की कोई जब आप कॉलेज में उनके साथ थी, उस वक्त की कोई सर्वाधिक लोकप्रिय कविता आप भी सुनाएं, जी बिल्कुल। क्योंकि हम तो ज्यादा से ज्यादा उनकी कविताओं का भी आनंद ले, बातचीत तो करें ही, जी 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 बिल्कुल। यादों को, पहले उनकी तो मैं कविताओं उनको को। सुना करती थी, उनसे एमएमएच कॉलेज में आने से पहले भी। जी मुझे मतलब मुझे और मेरे पापा जी को, क्योंकि वो भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। जी जो मेरे फादर है वो हिंदी संस्कृत से लेक्चरर है और फिर प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। तो जी दोनों को बड़ा शौक था कवि सम्मेलन सुनने का, तो हम तब उनको सुना करते थे। तब ये जी पता नहीं था कि ऐसे हम साथ में कॉलेज में और इस तरह का अवसर मिलेगा। जब उनको देखा तो जैसा कि आपने कहा, सेलिब्रिटी थे और अलग ही मतलब वो रहता था। जैसे हमें महसूस होता था कि पता नहीं कैसे बात करेंगे, नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे, लेकिन वो बहुत एकदम डाउन टू अर्थ थे। और जब जब कोई भी ऐसे होता था कॉलेज में, मैं नई-नई गई वहाँ, कोई भी समस्या हो तो मैं हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। और जैसे कि आपने कहा ससुर के रूप में और साथ में हम जैसे अध्यापन करते थे, उसकी अगर बात करूँ तो इतना लाइट लगता था, इतना हल्का महसूस होता था। पहले क्लास में जाते थे, परिचय कराते थे, ये भावना है, इन्होंने नया जॉइन किया है, ऐसे बात होती थी। और जब क्लासरूम से हम बाहर आते थे और स्टाफ रूम में बैठते थे, तो बस ये होता था आज का लेक्चर फिनिश हो गया, चलिए अब समोसे मँगाते हैं।
तो मतलब इतना एकदम ऐसा महसूस ही नहीं होता था, जैसे कि आपने कहा सेलिब्रिटी वाली बात, या वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और हम वहाँ पर लेक्चरर थे, तो बहुत एकदम मित्रता वाला व्यवहार उनका रहा और कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो मतलब सेलिब्रिटी हैं। मतलब मित्र की तरह रहे और फिर वो समोसे, चाय साथ में खाते थे, तो वो किस्से बहुत ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं। और सुनती तो मैं उनको बहुत पहले से आ रही हूँ, एमएमएच कॉलेज में आने से पहले से ही उनकी जी, फैन थी, वो इतना अच्छा सुनाते थे, तो बहुत जी, सारी उनकी गज़लें हैं जो मुझे पसंद हैं और गज़लें पसंद थी, गीत भी पसंद है, पर गज़लें ज़्यादा पसंद थी, इसलिए फिर मैंने गज़ल पे ही पीएचडी करना भी सोचा कि इनके अंडर जी, में पीएचडी होगी, इनसे मुझे हेल्प मिलेगी तो गज़ल पे ही करूँ, तो उनकी एक गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके कुछ शेर आपके सामने रखती हूँ। जी, जी, स्वागत। अपनी सियाह पीठ छुपाता है आईना, अपनी सियाह पीठ छुपाता है आईना, सबको हमारे दाग दिखाता है आईना, सबको हमारे दाग दिखाता है आईना, इसका न कोई दीन न इनाम धर्म है, इसका न कोई दीन न ईमान न धर्म, इस हाथ से उस हाथ में जाता है अ, इस हाथ से उस हाथ में जाता है आईना, बहुत अपनी स्याह पीठ छिपाता है आईना। तो ऐसे ही बहुत सारी उनके मुझे गज़लें बहुत जी, अच्छी लगती हैं, जी, इनमें जी, से मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके शेर कभी ऐसे याद आ जाते हैं कि वो कहते थे 2-4 बार हम जो कभी हँस-हँसा लिए, हँसा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हँस-हँसा लिए, सारे जहाँ ने हाथ अपने में हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहाँ ने हाथ में पत्थर उठा लिए और रहते हमारे पास तो ये टूटते ज़रूर, ये रहते हमारे पास तो ये टूटते ज़रूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। तो बस ये सफ़र ऐसे ही चला और उनको सुनते रहे और अब तक सुनते ही आ रहे हैं और ये बहुत सारे गीत और गज़ल बिल्कुल ज़बानी याद हैं और ऐसे घूमते रहते हैं आँखों के सामने। तो ये सच सफ़र में, बहुत अच्छा रहा सच उनके साथ। जी। सच में भावना उनकी कविताएँ तो पता नहीं जैसे बादल जैसे उमड़ते-घुमड़ते रहते हैं ना, वैसे ही उनकी कविताएँ दिमाग में चलती रहती हैं और इस वक़्त हमारे साथ फ़ेसबुक पे बहुत सारे श्रोता गण जुड़े हुए हैं और जुड़े भी क्यों ना, आज कुँवर बेचैन जी के बारे में और उनकी इतनी सुंदर कविताएँ आप दोनों के साथ से सुनने का मुझे मौका मिल रहा है। हमारे साथ इस वक़्त मंच पर जुड़े हुए हैं वीणा सिन्हा जी, रेणुका शर्मा जी, जैमिनी पंड्या जी, आभा दूनवी जी, कमलेश कुमार जी, और कृष्णकांत पंड्या जी, गीता शर्मा जी। तो अम, सभी दर्शकों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज हालाँकि कार्यक्रम का समय थोड़ा-सा परिवर्तित किया गया था। फिर भी आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। तो प्रगीत और भावना आप दोनों से ही मैं ये प्रश्न करना चाहूँगी कि व्यावसायिक प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए हम जब शिक्षा के में कोई भी लाइन जब हम चुनते हैं, तो वो अपनी उस वक़्त हमारी प्राथमिकताएँ अलग होती है कि हम जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं। अ, साहित्य घर के वातावरण में और अम, साहित्य में आपकी रुचि कैसे हुई? घर के वातावरण और कुँवर बेचैन जी की क्या भूमिका रही? किस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया? क्या आप किस उम्र में आप लोगों ने लिखना शुरू किया? प्रगीता स्पेशली आपने और भावना आप भी जी। पहले लिखती थी या आपने उनसे इंस्पायर होके लिखना शुरू किया? और मैंने कहीं सुना था उनके शिष्यों से किसी कार्यक्रम में कि जब वो
उनको किसी की कविता बहुत अच्छी लगती थी तो वो 5 या 10 रुपए का एक नोट निकाल के दिया करते थे। तो जी। मैं चाहूँगी आपसे जानना कि आपकी पहली रचना जिन पर आपको बहुत शाबाशी मिली हो और वो कविता सुनाएँ, और ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसे कितने 5 और 10 रुपए के नोट आपने कमाए? जी, जी, धन्यवाद। मैं शुरू कर देता हूँ। जी, 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 कि ये बात सच है कि घर में एक साहित्यिक माहौल आँखें खोली तब से ही मिला और बड़े-बड़े दिग्गज कवि लोगों का आना-जाना घर हुआ करता था। आदरणीय शास्त्री जी और प्रसाद शास्त्री जी जी, जिनका आप बता रहे हैं कि वो तो जी, हमारे बिल्कुल पापा जी उनको पिता समान मानते थे, तो हमारे लिए तो एक दादा वाली विभूति थी परिवार में और बड़े थे भी नहीं, तो जी, उनका भी आना-जाना था और उनके ज़रिए कितने कवि लोग गाज़ियाबाद आते थे उस समय से जो उन्होंने कवि सम्मेलन हर वर्ष का एक वो हाँ, क्रम शुरू किया था। तो जी, अधिकतर वो कवि लोग कुछ हमारे घर रुकते थे, कुछ आपके यहाँ रुकते थे, जी, तो उस तरह से भी मिलना-जुलना रहता था और पापा जी का आना-जाना जब शुरू हुआ तो कोई दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है तो वो कवि आ गए गाज़ियाबाद, तो काफ़ी और घर में यदि कोई कवि आए और कविताएँ ना हों ऐसा होता नहीं था। जी, तो हम लोग बचपन से और क्योंकि उस समय ना इतना कुछ बच्चों के पास खेलने कूदने वाली चीजें होती थी और हम बड़े डिसिप्लिन्ड उसमें एटमॉस्फेयर में रहते थे। टाइम था, टाइम टेबल था, इतने बजे खेलना है, बाकी समय हमें साथ में जैसे घर में रहते थे, तो सभी लोगों के साथ हमारा बातचीत रही। तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं तुकबंदियाँ और ये सब चीजें तो बहुत अर्ली एज से शुरू हो गई थी। लेकिन याद है मुझे जब मैं 9th में था उस समय की बात है कि कुछ मैंने 1-2 शेर लिखे और पापा जी ने बल्कि वो अपने गज़ल संग्रह में भी फिर कोट किया कि प्रगीत लिखने लगा। अशोक शंकर अंकल जी का भी उस जी, समय आया मैसेज बोले कि हाँ भाई पापा बता रहे थे प्रगीत लिखने लगा है, तो क्या जी। लिखा है? तो वो शेर मैं आपके सामने रखता हूँ और अरे उसमें वाह! भी कुछ मुझे भी वो प्राप्तियाँ होती थी जो बाकी सब लोगों को हुई। जी, तो उसमें ये था कि ये जो आवाज़ मेरे कानों से टकराती है, ये जो आवाज़ मेरे कानों से टकराती है, ये किसी और के घर जाने से घबराती है। ये आहा! किसी और के घर जाने से घबराती है। तो जब मैंने लिखा था तुकांत लिखे थे, मुझे भी बहुत कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन पापा जी कहते थे, "अरे! बहुत अच्छा लिखा, ये लो" और उस तरह से क्रम शुरू हुआ और वो फिर आपका जो प्रश्न था कि जो प्रोफ़ेशन चुनने जी, वाली बात थी, तो बचपन से उनका अपना भी ये था कि हमेशा उन्होंने ये अपने जीवन में भी रखा कि लक्ष्य एक होना चाहिए, जो आपका प्रोफ़ेशन है, उसको आप प्रायोरिटी दें और जो आपकी हॉबीज़ हैं, उसको सेकेंडरी रखें। तो यही कारण था उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट तक कॉलेज की जॉब को कंटिन्यू रखा और सम्मेलनों का चुनाव भी वो उसी तरह करते थे कि कॉलेज का भी नुकसान ना हो, छुट्टियाँ ना लेनी पड़े और सब काम होते रहें। तो बचपन से उनका भी ड्रीम था कि हाँ भाई जो है प्रगीत तुम्हें सीए करना है। तो बस हमें भी नहीं पता था सीए क्या है 6th क्लास से शास्त्री जी ही श्री सनातन इंटर कॉलेज में मेरा इंटरमीडिएट तक का रहा तो वही थे जब मेरे एडमिशन की खबर लेकर घर आए कि ऐसे-ऐसे कुंवर वो प्रगीत का है वो एडमिशन हो गया है 6th में अब उन्हें स्कूल आना है। तो तब से शुरुआत हुई कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए। उनके सपने को फिर अपना सपना भी बन गया वो और सीए किया, सब कुछ किया और जहाँ तक लिखने का सवाल था, जब मैंने 9th में वो लिखना शुरू किया तो गाज़ियाबाद में काफ़ी गोष्ठियों का माहौल होता था, उसमें कवि कवि सम्मेलन और ये सब चीज़ें तो इतना नहीं होती थी, लेकिन गोष्ठियाँ बहुत होती थी। हरिहर चौधरी जी जो चौधरी थिएटर जिनका है, चौधरी भवन है, जी, जी। वो बहुत लाड़ प्यार करते थे मुझे भी जब उन्होंने ये सुना कि भई ये तुमने लिखा है तो वो कहने लगे कि चलो जो चौधरी थिएटर में गोष्ठी कक्ष है उसमें तुम्हें आना-जाना शुरू करना है। पापा जी के साथ हम लोग भी जाने लगे तो मैं भी उसमें कुछ पढ़ता था। उन दिनों ज़रा अखबार-अखबार में लोकल न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ गया, न्यूज़ आ गई तो और लगा कि हाँ, कुछ अच्छा हो गया है। अच्छा। लेकिन धीरे-धीरे समझ आया है, पापा जी ने भी थोड़ा इशारा किया कि ऐसा है अब 10th है, बोर्ड है, तो हाँ, अब हाँ। थोड़ा-सा इस तरफ तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। और मुझे भी लगा कि अब पापा जी सम्मेलन यदि वो गाज़ियाबाद में नहीं भी होते थे, तो भी लोग कहने लगे, "प्रगति तुम तो आ जाओ, साइकिल चलाओ, आ जाओ।" तो अब ना कहना बड़ा मुश्किल होता था बड़ों से, तो फिर धीरे-धीरे ये निर्णय लिया गया कि जो भी कुछ लिखना है, वो डायरी में बंद रखना है, उसको आगे नहीं करना और
वो सब चीजें पापा जी से शेयर होती रही। और पहले अपना टारगेट वही रहा कि पहले अपना डिग्री जो अचीव करनी है, अपना जो प्रोफेशन है उसको रखें, हॉबी साथ साथ चलती रही लेकिन लोगों से उतनी नहीं जुड़ी। बाद में मौका मिला जब सोशल मीडिया शुरू हुआ तो जी जोड़ा तो अपने आप को सोशल मीडिया से पापा जी की कविताओं के लिए, पापा जी का साहित्य लोगों तक ला पाए, उन्हें समय नहीं था, उसीलिए उनका पेज बनाया और उसलिए जुड़े। लेकिन पापा जी बोले कि अब अपनी डायरियां निकालो और शुरू हो जाओ। तो फिर जरूर। धीरे धीरे वो एक क्रम बना जो आप सबके सामने थोड़ा बहुत लिखकर शेयर करते रहते हैं। वाह, बहुत ये पूरा मेरा वो था। भावना। हाँ जी, जहाँ तक आपने पूछा कि स्टार्ट कब किया लिखना, तो वो तो ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैंने हिंदी को पढ़ा है। हिंदी क्योंकि एक तो माहौल की बात, जैसे घर घर से ही सीखने को मिलता है, कुछ चीजें तो जी ऐसी होती है कि आप फिर आप पढ़ते हैं तब सीखते हैं। जी तो क्योंकि मेरे, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि मेरे पिताश्री जी, मेरे पापा जी जो है हिंदी एंड संस्कृत से लेक्चरर थे, तो हिंदी संस्कृत तो मैंने पढ़ी है। जी फिर मैंने मेरे यहाँ पर मैंने खुद पीएचडी करने का भी यही इसीलिए सोचा कि फैमिली में काफी लोग हिंदी संस्कृत से एमए है एंड बीएड और पीएचडी सब ऐसे करते हैं, जैसे मेरी सिस्टर भी संस्कृत से पीएचडी है। तो वो जो पढ़ते थे, हम पढ़ते-पढ़ते जैसे चाहे हमने कबीर, सूर, तुलसी, मीरा इन सबको पढ़ा है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी पंक्तियाँ निकल जाती हैं। मैं उसको नाम तो नहीं दूँगी कि वो क्या विधा थी, क्या नहीं थी। जी जो समझ में आता था डायरियाँ भरते थे, वो एक ऐसा वक़्त हुआ करता था, चाहे वो जी छंद है, चाहे कुछ है, प्रॉपर मात्राओं में तो नहीं होता था। तो वो जी लिखी हुई डायरियाँ आज भी कभी-कभी मैं और प्रदीप देखा करते हैं, ये देखिए मेरी तब की लिखी हुई डायरी हैं। तो देखते हैं अच्छा ये तो शेर है, इसको थोड़ा-सा ऐसे कर लिया जाए तो ये शेर बन जाएगा। तो वो शुरुआत तो ऐसे हुई। और आपका क्या प्रश्न था आगे कि उस वक़्त की कविताएँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो याद नहीं। तो लाइनें तो मैंने ऐसे ही शुरू की लिखनी। जी फिर एक समय आया कि जब मेरी हिंदी संस्कृत से कंप्लीट हो गया ये एमए एंड मैंने बीएड कर लिया, फिर पीएचडी का नंबर आया कि पीएचडी करनी है। अब जो मन में शुरू से चलता था कि मुझे गज़ल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। जी और जैसे कि हम जब टीन एज में होते हैं या उस वक़्त हाई स्कूल इंटर में होते हैं, हर कोई शेर लिखता है। उसको पता भी नहीं होता क्या बहर है, क्या काफ़िया, क्या कुछ, बस उसको लिखना होता है कि 2 लाइन शेर हो गया। जी वो कच्चे-पक्के शेर जो डायरी में रखे थे, जब पीएचडी का नंबर आया तो मैं पापा जी से, जैसे कि एमएमएस कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे वो सुझाया कि किस विषय पे करनी है, गीत पे, गज़ल पे, गद्य पे या पद्य पे, तो ऑफ कोर्स गज़ल पे। तो जी मेरा सब्जेक्ट था साठोत्तरी हिंदी गज़ल में विद्रोह के स्वर। तो हमारा हाँ डिस्कशन था और ये जो टॉपिक था ये लिया गया। ले किताबें पापा जी ने इतनी पढ़ने को दी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद मैंने 500 से भी ऊपर किताबें पढ़ी होंगी गज़ल पे, जब पीएचडी जी के दौरान। क्योंकि जी पापा जी पे तो खजाना था, अभी भी जी इतनी सारी बुक्स वहाँ हैं पूरी उनके पास घर पर। तो वो पढ़ते ऐसा लगने लगा जैसे खुद गज़ल लिखना जैसे आ गया हो। आया अभी जी भी नहीं है, अभी जी भी बहर और उसमें चीज़ चलती रहती है। तो लेकिन एक एक कॉन्फिडेंस आ गया लिखने में, तो कि हाँ, कुछ कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि जब इतना पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं कोई चीज़ें आ जाएँगी। और अब जैसे कि अब आपको मालूम ही है कि एक शेर अर्ज़ किया में भी जी जुड़े हुए हैं, जी तो लगातार उससे भी 100 से ऊपर उसके एपिसोड हो चुके हैं, तो उसमें भी लिखने को और लिखना और पढ़ना कभी भी खत्म नहीं होता। चाहे हम उम्र के किसी भी दौर में चले जाएँ, और सीखना ही रहता है। पापा जी की ये बातें याद आती हैं, जब उनसे कहते थे, "आप इतना सब कैसे लिख लेते हैं? आप तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े कवि हैं।" कह रहे, "कहाँ? मैं तो अभी सीख रहा हूँ।" तो एक सीखना। छोटी-सी बात को कहा करते थे। तो वही उनसे सीखा कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। तो बस ऐसे ही मेरा सिलसिला चला। तो लेकिन शुरुआत फिर मैंने, जहाँ तक पुस्तकों की अगर बात करते हैं कि जी लेखन में विधा को कौन-सा चुना। ऐसे तो 2006 में मैंने ब्लॉग बनाया अपना भी और जी पापा जी का भी ब्लॉग बनाया। 2006 कितनी पुरानी बात लगती है। बट युगांडा रहते थे हम लोग उस जी, समय जी अफ्रीका में। जी तो 2006 में मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया, पापा जी का बनाया, एक कोई आवाज़ देता है नाम से ब्लॉग बनाया। तो जी उसमें मैं पापा जी की कविताएँ डाला करती थी। एंड कविता कोश, अगर आपने सबने सुना बिल्कुल ही होगा, जी उसमें भी मैंने बिल्कुल पापा जी की बहुत कविताएँ और बहुत गज़लें उसमें डाली। और मतलब मुझे था, एक साहित्य से जुड़ाव था। तो जी लिखना, टाइप करके कहीं डालना, कोई उसमें कुछ मिलता तो है नहीं, आपको भी जी मालूम है कि कविता कोश में आप कविताएँ डाल रहे हैं, लेकिन ये आपको अच्छा लगता है कि संतोष। आप हिंदी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता था टाइप करना और उसमें डालना, इसलिए मैंने वो ब्लॉग बनाया। फिर एक लीलावती बंसल जी जो अम्मा जी थी, उनका एक ब्लॉग बनाया।
क्योंकि जी पापा जी के थ्रू उनसे मेरा परिचय हुआ, उनसे मिली, इतना प्यार मिला, ऐसा लगा कि इनके लिए मैं क्या कर लूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें दी थी अपनी, और मैं अफ्रीका लेके उन्हें पहुँच गई, उनकी भी टाइप कर के मैं डालती थी। मैं तीनों चारों ब्लॉग चलाती थी। जी फिर मैंने सोचा कि अब शुरुआत किस चीज़ से की जाए, कोई जी विधा थोड़ी अलग लेके जाए, तो मैंने हाइकू से शुरू किया। जी अपना पब्लिक जो मेरा ये था कि बुक पब्लिश होनी चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए? तो हाँ, मैंने हाइकू में काम किया, 2-3 किताबें हाइकू में, फिर ऐसे ही मैंने जापानी विधाओं को पहले चुना। जैसे पहले कि अभी हम बात भी कर रहे थे और ऑफ़लाइन भी, कि अब समय था कि हम गज़लों पे काम कर रहे थे, मैं और प्रगीत दोनों ही। पापा जी पूछा करते थे, "हाँ भई, बताओ क्या लिखा है, सुनाओ।" तो वो समय अब गज़ल पे आया था कि इतने साल पहले पीएचडी की, लेकिन गज़ल का नंबर अब आ रहा था धीरे-धीरे। जापानी सारी कविताओं को करने के बाद अपनी 21 किताबें निकल गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गज़ल पर नहीं है, नहीं। बाकी सारी विधाओं पर हैं। तो बस अब क्या कहें, ये वक़्त तो सब दगा दे गया। बिल्कुल, बिल्कुल, सच में बहुत जल्दी चले गए और ये हमेशा दुःख रहेगा कि मुझे तो स्पेशली कि उनसे सीखने का जब समय आया, जब हम जुड़े तो वो ये चले। बात आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही कही, क्योंकि उस तरह का जुड़ाव, मतलब जी, एक पिता, एक ससुर, एक जी, परिवार के नाते तो जुड़ाव था, वो जी, एक अलग थी। और जी, जैसे कि प्रगीत का भी दोहे दोहे पर जो पुस्तक आई है, वो जी, भी बहुत हम लोगों ने, मैं और पापा जी तो हमेशा ही कहते रहते, क्योंकि इनकी एक आदत थी, जैसे कि इन्होंने कहा, डायरी में बंद करके रखना। तो इन्होंने इतना बंद कर दिया था उनको, उस वक़्त पढ़ाई के वक़्त से वो बंद ही रही। और बंदी उनको रहे। जब हम अफ्रीका गए, तो मैंने उनको खोलना शुरू किया। तो जी, पापा जी ने भी और मैंने भी इनको जोर दिया कि आप कम से कम एक पुस्तक अपनी दोहों पे तो लाओ, इतने दोहे लिखे हैं, और आज जी, भी कम से कम 10-15 पुस्तकें पब्लिश हो सकती है, इतना मैटर इतने तो प्रगीत है। के पास है। लेकिन नहीं, क्योंकि नहीं, पापा जी कहते थे कि नहीं, अब तुम दोनों की गज़ल पे ये पुस्तक जल्दी ही आ जानी चाहिए। आ ये जाए। 22 की बात थी, अब तो 23 शुरू हो गया है। तो जी, वो जो एक चीज़ थी ना, और बीच में ये मतलब एकदम सब कुछ खत्म सा हो गया जैसे वाली बात मैं आपको कहूँगी। लेकिन चलिए, क्या कह सकते हैं क्या कर इसमें। सकते हैं, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। और आप जैसे जैसे बातें बता रही थी, मेरे पीछे में जो यादों की बदलियां घूम रही थी, मेरे भी मुझे भी एक शेर अर्ज से कुंवर बेचैन जी ने ही मुझे अशोक चक्रधर जी का अशोक सिंह जी सिंह जी। का दिया था। और उसी के तभी मैंने उनसे संपर्क किया था। और अ, मेरी जो बड़ी दीदी हैं सरोज उपाध्याय, उन्होंने जो है सबसे पहली पीएचडी कुंवर बेचैन जी के अंडर में उनकी हुई थी। अ, जी, तो उम, अ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय जी, हमें भी बहुत बचपन का याद है। जी, तो जब आया जाया करते थे और जी, शास्त्री जी भी आते थे साथ में, तो पापा जी हमने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे पीएचडी जो है जी, चल रही है। बुआ जी ही कहते थे, हम आपको भी वही जी, संबोधित करते हैं। जी, तो जी, वही हाँ, उनकी पहली उपलब्धि कहेंगे, पीएचडी जी, करने के बाद अपने पहला शोधार्थी रूप में जो थी वो बुआ जी ही आई थी। तो बिल्कुल। बहुत तो अ, उम, अ, बस जैसा कि आपके और उस वक़्त में मुझे लगता है कि किताबें पब्लिश करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तब नहीं मानी जाती थी। लोग बाग सिर्फ़ लिखते रहते थे। पिताजी जी, की कविताएँ हैं, उनकी पहली कविताओं को का संग्रह हमने उनके जाने के बाद भैया ने छपवाया है। तो जी, बस लिखते रहते थे, लोगों में एक जुनून हुआ करता था लिखने का और मंच पे सुनाने का और ऐसे आयोजन करने का। अ, जी। तो सच। सही कहा। बिल्कुल, उस समय केवल आत्मसंतुष्टि के लिए लोग जी, लिखते थे, और पापा जी भी यही कहते हैं, क्योंकि बचपन से जब अभावों में रहे, ना माता ना पिता, तो वो जी, सब चीज़ें, जो उनका अकेलापन था वो उनकी पंक्तियों में आता था, और वो उनका एक साथी था। कहते थे जी, दुखी साथी है, जो दुःख नहीं वही गुरु है। तो ये चीज़ें हर एक के ऊपर रहती थी, कि जब भी कोई अपना अकेलापन है या कुछ बातें नहीं कह सकते किसी से, तो कागज़ों पर उतरती थी। तो उस समय ये प्रोफ़ेशन नाम की चीज़ कहीं आती ही नहीं थी। ये केवल एक आत्म-सुख, और दूसरों को सुनना भी पसंद करते थे लोग, और अपनी सुनाना भी, एक ये जी, माहौल हुआ करता था उस माँ, समय का। जी,
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रगीत, मैंने हमेशा कुंवर बचेन जी को हँसते मुस्कुराते अपने जीवन में देखा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी निराशा के बादल ना आए हों। क्या आपने कभी उन्हें अपने जीवन में निराश या हारा हुआ पाया? अ, वैसे याद करें क्योंकि वो एक जुझारू व्यक्तित्व जी, लिए हुए थे, क्योंकि बचपन से अकेले ही सब सेल्फ मेड थे वो मैन, जिसे कहते हैं कि जी, अपने आप सब कुछ करना, बचपन में खुद पढ़ाकर अपनी पढ़ाई करना, उसके बाद भी गोल्ड मेडलिस्ट होना और अपने जो गोल है उसको अचीव करना, कि लेक्चरर बनना उनका ड्रीम था। तो हुँ, हमेशा इसलिए उनके अंदर हिम्मत तो अपने आप ही थी। वो एक जी, विजेता के रूप में शुरू से हमने देखा उनको। और जहाँ तक थोड़ा बहुत निराशा कुछ रहती भी होगी, जब हम छोटे थे तब तो हमारे सामने कभी उन्होंने ज़ाहिर ही नहीं होने दी। जय हमेशा वो खुश चेहरा ही उनका नज़र आया और कॉन्फिडेंस नज़र आता था उनको, क्योंकि उन्हें लगता था किसी पे निर्भरता है नहीं, जो हूँ मैं खुद हूँ। तो उस हर समस्या से लड़ लूँगा और हर चीज़ से बाहर निकल आऊँगा। तो बहुत समस्याएँ जीवन में आती हैं और आई। जी, हमने बचपन से देखा किस मतलब जो-जो चीज़ें शुरुआती दौर में जब उन्होंने कॉलेज जॉइन किया, चंदौसी से गाज़ियाबाद आए, जी, अपने आप घर बनाना, फिर जो नेहरू नगर वाला घर बनना शुरू हुआ, तो उस समय की भागा-दौड़ के किस तरह सीमेंट, यस, रेत और इन चीज़ों का इंतज़ाम करना है। तो देखा कभी बहुत ही मतलब यदि कहेंगे तो बहुत नॉमिनल परसेंटेज ये रही होगी कि कभी हमने उन्हें निराश देखा या हाँ, उनको गुस्से में देखा। हाँ, हमारे लिए गुस्से में ज़रूर बचपन में हमारी पढ़ाई-लिखाई पर रहे वो, उसमें सख्त उनका एक पिता का रूप था जो बाद में मित्रवत में बदल गया था। लेकिन वो हर चीज़ में पॉज़िटिविटी देखते थे। आगे तक भी यदि आपने कभी उनके मुँह से भी सुना हो, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो उन्होंने सकारात्मक जी, लेखन ज़्यादा किया। हर चीज़ में वो नेगेटिविटी में पॉज़िटिविटी ढूँढना उनका काम रहता था और हाँ, वही लोगों तक का संदेश होता था। मुझे याद है अशोक चक्र अंकल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मेरे लिए नई बात थी, कि पापा जी की लिखी हुई 2 पंक्तियाँ उन्होंने कही थी कि हाँ, आप आँसू जिसे समझते हैं, आप आँसू जिन्हें समझते हैं, क्या पता दर्द के ठहाके हों, क्या आह! पता दर्द के ठहाके हों। हाँ, मतलब उन्होंने आँसुओं में भी ठहाके ढूँढने की कोशिश की, कोशिश इतना पॉज़िटिविटी उनके अंदर रहती थी। और जितना कुछ उन्होंने लिखा है कि माना कि उन्होंने अपने दुःख को ही बयान करने के लिए कहा होगा कि 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहाँ ने हाथ में पत्थर उठा लिए, या जैसे भावना ने भी कहा, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। तो उन्होंने जो नेगेटिविटी आई या उन्होंने कहा दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। तो जो भी नेगेटिविटी थी उन्होंने कहा कि मैं बदल के उसे पॉजिटिव करूँगा। तो जी, वो चीज़ें जो थी उनके व्यक्तित्व में दिखती थी और वो हमें भी वही संदेश देते थे कि तुम्हें भी इसी तरह करना है। और हमें खुशी है कि उनकी ही जो गाइडेंस थी उसको हम फॉलो करने की कहीं न कहीं कोशिश करते हैं। वही इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं कि वो अमर होते हैं। तो उनका जो ये संदेश जो हमारे लिए उन्होंने दिए हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ रहेंगे और आगे चलेंगे हमारे साथ। अ, जी। आपके पास ऑस्ट्रेलिया या जैसे आपने अभी बताया था कि युगांडा में आप पहले रहते थे, वहाँ पर कभी आए हों, अ, कुछ अगर कोई यादगार स्मरण आपका हो उनके साथ तो? पहले मैं शुरू कर देता हूँ। जी, जी, युगांडा में तो ख़ैर हम 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थे। वो जी, 2-2 साल आगे बढ़ गया, लेकिन वो वहाँ आने का तो हमें उनका सौभाग्य नहीं मिला कि वो आ पाएँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुँ, हमने बुलाया था मम्मी-पापा जी को और हुँ, हुँ, 2015 में वो आए थे। जी, और उस समय की बात है कि जब वो आ रहे थे तो उनकी शर्त ये थी कि जो मेरा आना है उसको जो है सीक्रेट रखा जाए, गुप्त रखा जाए। हमने कहा क्यों? हुँ, तो हुँ, वो एक कारण जो आप कह रहे हैं ना, कुछ यादें, तो वो याद आती है हमेशा उस बात की। तो बोले कि मैं जो है तुम्हें याद है कि मैं वो प्रतीक पांचाली जो अपना खंड काव्य लिख रहा हूँ, हुँ, उसमें जो है अभी 2 सर्ग रह गए हैं, 2 अध्याय रह गए हैं चैप्टर उसके। और हमारे बचपन से ही वो शुरू हुआ था। जब हम बहुत छोटे थे और इतने बड़े हो गए, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो उनके मन का एक सपना था कि उसे पूरा करा जाए।
तो उन्होंने यहाँ आने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं जब आऊंगा तो किसी को नहीं बताना है, क्योंकि मैं पूरी तरह अपने इन अध्यायों को पूरा करूंगा जो लास्ट चैप्टर है। और उन्होंने आकर वो 2 चैप्टर इतनी जल्दी पूरे भी कर लिए कि हफ्ते भर में, बोले बताओ इतने वर्षों से रुका हुआ था, यहाँ इतना एकांत मिला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, और मैंने 2 पूरे कर लिए, बाकी समय हमने घूम घूम फिर के बिताया। तो वो एक ऐसी बड़ी अचीवमेंट हमें लगती है कि उनका आना हमें जी। प्रतीक पांचाली दे गया, जो उनका कंक्लूजन था। जी जी। भावना। हाँ, मैं बस ये कहूंगी कि जैसे उसी बात को कंटिन्यू करती कि जब वो आए तो ऐसा होता था कि हमारे जो कंपनी है, हमने मतलब अपने बॉस से कह के उनके लिए कि वो आ जाएं और क्या वो वहाँ बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो क्योंकि उनको काम करना था तो वो ऑफिस में आ जाते थे, क्योंकि पास ही था। तो हम अपने अपने केबिन में काम कर रहे होते थे, पापा जी प्रतीक पांचाली वहाँ लिख रहे होते थे। तो इस तरह से वो बात वहाँ काम करते रहे। और जो हंसी वाली बात आप कह रहे थे, तो मैं बताना ये चाहूंगी कि उसमें पापा को बड़ा टिप-टॉप रहने का वो था, जैसे कि आपको मालूम ही है कि टाई, कोट वो ड्रेसअप। सब बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप होते थे। तो उनका थोड़ा-सा ना बालों का कलर जाने लगा, उन्होंने कहा मुझे हेयर कलर कराना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो मैं कर दूँगी। तो कह रहे अच्छा आप करोगे? तो मैंने वो हेयर कलर उनको मतलब जो भी चाहिए था किया। तो उसके बाद वो कहते ओहो! ऑस्ट्रेलियन हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिश है मेरे पास, तो भई ये तो उनको जो पेमेंट भी उसी तरह से किया जाएगा, ऊपर से पीएचडी भी है। मतलब वो चीज़ को उन्होंने इतना मेंशन किया और मुझे तो उस चीज़ के लिए बड़ा मतलब थोड़ा अजीब-सा लग रहा था। वो हँस भी रहे थे, मतलब हँसी की ही ये बात थी। तो मैंने जब उनके बाल कलर-वलर किए, बड़े अच्छे लग रहे हैं ये करके, और उन्होंने मुझे तुरंत $100 निकाल के मेरे हाथ पे रख दिए। मैंने कहा $100 ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वो हँसी की भी बात थी, लेकिन कह रहे नहीं-नहीं, और ये तो मैंने बहुत कम है, क्योंकि ये तो टोकन मनी जैसे कि आपने कहा भी था कि 5-10 रुपए दिया करते थे। तो ये तो टोकन मनी है भई। एक बात सुनो, पीएचडी ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में मेरे हेयर कलर कर रहे हैं, तो कितना चार्ज होता? ये तो वो टोकन मनी है। तो वो मुझे हमेशा याद आ जाता है वो चीज़, कभी भी मैं उनकी फ़ोटो देख रही होती हूँ, जैसे कि अभी ये सामने पुस्तक है। तो ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, ये ऐसे ऐसे रखे हुए। तो जब भी ऐसे ये वाली बात होती है, तो वो हँसी वाला चेहरा मेरे सामने आ जाता है कि पापा ने ऐसे कहा। तो ये एक बड़ा किस्सा है जो यादगार संस्मरण। जी, जो मैं कभी भूल ही नहीं पाती हूँ। हमेशा उनका मुस्कुराता चेहरा देखती हूँ, तभी लगता है कि हाँ, वो ऐसे जैसे कह रहे हैं, जैसे इसमें भी वही स्माइल है, बिल्कुल ऐसे ही मुँह बंद करके हँस के उन्होंने कहा ये लो $100 ये टोकन मनी है। तो ये बड़ा अच्छा एक संस्मरण मेरे साथ उनका जुड़ा है। आपकी आप आवाज़ ही नहीं आ रही है। म्यूट पर है आप। मैं कह रही हूँ जो बड़े लोगों का जो पैसे देने का जो एक हमारी प्रथा होती थी, उस प्रथा के पीछे कितने अच्छे भाव होते थे। वो सिर्फ पैसे नहीं होते थे, वो उनका आशीर्वाद होता था। और बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो अ, अ, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। लाइक उनको कैसे संभाल के रख सकते हो, खर्च हो बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो हमारे पास रहते हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं उन पैसे वाली बात पे एक बात कहनी भूल गया था। एक जी बचपन से उनकी आदत थी कि जी। जैसे उन्हें कहीं जाना होता था तो ऑब्वियसली वो कहते थे भाई चलो स्कूटर से तुम स्टेशन छोड़ाओगे, मेरी ट्रेन है। तो हम्म, मैं जाता था स्टेशन उन्हें छोड़ने, हम्म, और उसके बाद जैसे ही वहां मैंने उन्हें ड्रॉप किया, ट्रेन में किया, तो हमेशा वो 5 रुपए या 10 रुपए मुझे देते थे। मैंने कहा नहीं पापा जी, मैं तो छोड़ आया था, और वो कुछ नहीं बोले, नहीं नहीं ये रखो। और ये वो रखो। नियम इतना था कि अभी भी जब जाता था, और कभी ऐसा होता था कि चलो गाड़ी से मुझे वहां छोड़ाओ, ट्रेन स्टेशन पे छोड़ाओ या एयरपोर्ट छोड़ाओ, कहीं भी जाएंगे, तो वो पैसे फिर निकालते थे। मैंने कहा पापा जी अब हम आपके ईश्वर की दुआ से, आपके आशीर्वाद से, अब हमें कोई वो नहीं है। बोले नहीं, ये जी टोकन तो जी तुम्हारा बचपन से जो नियम चल रहा था वो चलेगा, और आगे तक चलेगा, और वो अब तक भी चलता था। और हमें मतलब वो एक सुख अलग ही मिलता था, उन जी। उस चीज को मिलने का, आशीर्वाद लगता था उनका। और मैं आपकी बात सच। को कंटिन्यू करती हूँ, जैसे कि अभी बात चल रही थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, आपने पूछा था अभी इनसे, प्रगति जी से। जी वो मतलब कभी उदास होते थे या कुछ होते थे, लेकिन जो मतलब उदास दूसरे लोग होते थे, उनको हमेशा वो हँसाते रहते थे या कोशिश करते थे कि उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। और वो थोड़ा हमेशा ऐसे चेहरे को करते थे, जो मुझे याद आता है कि जी। ये बहुत पुरानी बात है, 1998 की बात है कि कुछ ऐसी
पल आते हैं ना कि आप बहुत उदास होते हैं, पता ही नहीं होता आपको क्यों उदास हैं। तो हम्म, वो मुझे बार-बार कह रहे हैं हँसो, हँसो, मुझे हँसी नहीं आती है, तो उन्होंने एक लाइन मुझे एक शेर लिख के दिया जी कि जो अभी भी मेरे पास है और मैंने जी। मतलब मुझे बहुत मैंने अभी भी इसको शेयर भी किया है मैंने कि देखा आज सुबह सुबह ये आपने फील किया था कि जी, तो मुझे बस जब होता है अभी भी आजकल तो बहुत ही ज़्यादा होता है, जी ये लाइनें याद आती हैं, उन्होंने लिखा है जी शुभकामनाओं के साथ भावना को, होके मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते सूरज रहिए। से निकलते हैं। ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, तो मतलब किसी को वो उदास होते भी नहीं थे और किसी को होने भी नहीं देते थे। अब जब भी ये वक़्त हमारे पास आता है तो ये पंक्तियाँ हैं उनके हाथ की लिखी, तो उन्हें याद करते हैं कि उन्होंने क्या हिम्मत कहा था, देती है। हिम्मत देती हैं वो पंक्तियाँ। सच तो में सच। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हाँ, कहें? सच में तो मैं हम मुझे भी जब पिताजी की याद आती है तो वही उनके ठहाके याद आते हैं। और हम अभी भी जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे घर में जो सबसे बड़े सबसे छोटे बच्चे होते थे वो पिताजी हुआ करते थे, क्योंकि सबके साथ बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों के जैसे जी, ये जी, सबसे बड़ी विशेषता होती है। जिस जी उम्र के साथ आप हैं उसी उम्र के हो जी जाएँ उसी और जिस युग में आप हैं, जिस जनरेशन में आप जी बैठे हुए हैं, उस जनरेशन गैप ही नज़र ना आए, यही गुण पापा जी में भी था। जी जी। और प्रगीत, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे श्रोता और जुड़ गए हैं हमारे साथ। अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हुई हैं और आप दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। वीणा विद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अम, अ, हीरो वाधवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णकांत पंड्या जी, जैमिनी पंड्या जी, अम, अ, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। और आप आपके साथ वो भी आज कुंवर विचेन जी कोई याद स्थितियों में खोए हुए हैं। जी, भी को प्रणाम करते हैं हम लोग भी। जी। तो मैं जानती हूँ कि 2 साल पहले बहुत ही ये दिन हमारे लिए बहुत कष्टदायी थे। और मुझे भी याद है कि जब पता चला था कि वो आईसीयू में हैं, तो बहुत ही दर्द का विषय। और मतलब बहुत एक बेचैनी सी मन में रहती थी, रोज आना कुछ भी अ, जानने के लिए कि अब कैसे हैं वो। वंदना को टेक्स्ट करके मेरी अक्सर उनसे पूछती थी कि आपकी कैसी तबीयत है आपकी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो समय और दूरी की व्यवस्थाएं हैं वो तो है ही हैं, और तब कोरोना काल में तो परिस्थितियां भी एकदम अलग थी। अम, अ, लेकिन अ, मैं जानती हूँ कि सब लोग ये नहीं समझ पाएंगे, अ, और प्रगीत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, इसलिए भावना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से वो वक्त आप लोगों ने गुजारा। जी, सही कहा आपने कि कोरोना काल में तो स्थितियाँ बहुत ही बदल दी, कि जो सोचा नहीं था कभी ऐसा मतलब ऐसा समय भी आएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। पहाड़ टूटने वाली स्थिति मैं कहूँगी कि ऐसा उस टाइम कहते हुए भी मतलब अभी भी जैसे अभी डेट आ ही रही है जी 29 तारीख, इतना माहौल भावुक हो जाता है। जैसे प्रगीत का तो सब जानते ही हैं कि प्रगीत बहुत डीप डिप्रेशन में चले गए थे एक्चुअली उस वक़्त, हम्म क्योंकि जो स्थितियाँ हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो तो सब समझदार हैं, वो सब समझते हैं कि जो ये दूरियाँ थी, कि जो हवाई यात्रा बंद कर दी गई, ये सब हम्म, जानते हैं, सबको मालूम है कि जब जा नहीं सकते, वो स्थिति जो होती है, तड़प जो होती है कि पापा हॉस्पिटल में हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके दुःख में शामिल होना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं और बिल्कुल छटपटाहट जैसी स्थिति थी उस वक़्त। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कितने तरह के प्रयास किए गए, जैसे अशोक चकधर जी जो हैं हमारे अंकल जी, तो वो साथ जुड़े रहे लगातार हमारे प्रदीप के साथ और हमारे साथ वीडियो कॉल पे बात रहती थी उनसे। और लेकिन उन उन लोगों ने भी और जो भी बड़े-बड़े हमारे पोएट हैं, बड़े कवि हैं जिनकी मतलब पहुँच है, सब तरह से कोशिश की गई, लेकिन जाना तो संभव नहीं हो सकता था, जी क्योंकि ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि हम बाहर रहते हैं, कितना सख्त नियम है इस चीज़ के लिए, और वो तो सब जगह से सब जी यात्राएँ बंद कर दी गई थी। जो वो तड़प थी कि वहाँ ना जाना और पापा जी की वो स्थिति,
उसको बड़ा मुश्किल होता था संभालना उस वक़्त में। लेकिन बस उस वक़्त हम दोनों ने एक तरह से वर्क फ्रॉम होम और ज़्यादातर हमने ऑफ ही रखा था। जब पापा हॉस्पिटल में थे तो हम काम कम करते थे, कभी 1 आध घंटा कर लिया। पापा के टाइम से सोना, पापा के टाइम से उठना हमने, क्योंकि इंडिया के यहाँ के टाइम में 5.5 घंटे का फ़र्क है, आप जानती हैं। लेकिन ये था कि वीडियो कॉल पे पापा को ज़्यादा बोलना नहीं, ऑक्सीजन लगा हुआ था, कभी हटा भी होता था। वीडियो कॉल पे रहते थे तो उनको देखते थे, उनसे बात करते थे, तो अच्छा लगता था कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे महेश जी जो जिनका हॉस्पिटल है, उनसे बातचीत करना, और सारा कुछ प्रगीत ने ऑनलाइन ऐसे हैंडल किया। वीडियो कॉल से हमको देखते थे तो वो एक हिम्मत होती थी, और जब वो वक़्त आया तो उस वक़्त ना जा पाना, अंतिम वक़्त में, क्योंकि वैसे तो सारी चीज़ें हैंडल हो ही रही थी, क्योंकि वीडियो कॉल से, फ़ोन पे नर्स से बात करना, डॉक्टर से बात करना, सब कुछ प्रगीत अच्छे से हैंडल कर लेते थे। लेकिन बात वहाँ आई जब वो बुरा वक़्त आया। उस वक़्त जाने की जो छटपटाहट थी, वो तो बहुत बुरा वक़्त था। तब क्या किया जाए? एक पुत्र होने के नाते कि जो अंतिम संस्कार का वो होता है, दायित्व होता है, वो भी ना निभा पाना, वो बहुत बहुत बुरी तरह टूटने वाली स्थिति थी। तो जो मंजुल दीदी थी, इनकी मोह बहन, और जो इनके भाई थे प्रतीक, वो, और जो इनके फ्रेंड थे शरद भटनागर, उन तीनों ने उसको संभाला सब अच्छे से, और ऑनलाइन ही सब इन्होंने देखा। लेकिन वो वक़्त था, उसने प्रगीत को बिल्कुल तोड़ दिया। एकदम, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप मैं भी समझ बाहर, जी। कंट्री से बाहर हैं, तो आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि भारत में रहते हुए अगर कोई घटना होती है, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सँभाल सकते हैं। मुझे अभी भी याद आता है कि जब उसके बाद हमारा इंडिया जाना हुआ, तो जो तारा गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, और कोई, हम तो घर से बाहर निकलने का मतलब ही नहीं था। जो पापा जी के लिए, जो सभा के लिए हम लोग गए थे, जब भी फ्लाइट खुली थी, पर वो हमें ज़बरदस्ती लेके गए अपने साथ, और उन्होंने कहा तुम्हें वहाँ खड़ा होना है, क्योंकि एक दर्द, एक घुटन जो अंदर रुकी हुई है, वो तुम्हारी निकलेगी, इसलिए मुझे तुम्हें वहाँ खड़ा करना है। तो मैं आपको बता नहीं सकती मधु जी, वो इतने सारे लोग थे वहाँ, 100-150 लोग होंगे। जब वो बात आई पापा की चल के, और मतलब वही हाल, प्रगीत को पैनिक अटैक आते थे, तो पैनिक अटैक इतने सारे लोगों ने संभाला, तो जो वो एक घिराव करके जो प्यार मिलता है ना, वो आपका जी। दर्द भी बाहर निकलता है, और वो अलग। यहाँ हम 2 बच्चे हैं हमारे, और हम दोनों, बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया उस वक़्त में, लेकिन बिल्कुल टूटने वाली स्थिति, और यहाँ पर कितने दोस्त हो सकते हैं? 2, 4, 5, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो वो जो अकेलापन, कम लोगों का साथ, उसने बिल्कुल तोड़ दिया प्रगीत को, और उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। तो फिर वही डॉक्टर को जाना, मैंने दिखाया और वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने उनको एंटी डिप्रेशन पिल पे डाल दिया। अभी भी उनकी एंग्ज़ायटी की टैबलेट अभी भी चलती हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन एकदम पैनिक अटैक में बदल गया। वो बहुत डेंजरस था। तो वो उस हाल से निकालना, अब दुनिया कुछ भी कहती रहे, मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बहुत बड़ा, कि पापा जी तो चले गए हैं, और उनकी स्थिति में बस प्रगीत ये कहते थे, मुझे क्यों रहना, मुझे नहीं रहना। वो गए ही क्यों? पापा क्यों गए? क्यों नहीं आ सकते वापस? और नास्तिक, बिल्कुल नास्तिक हैं प्रगीत, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। मैं ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगी, लेकिन उस वक़्त जिसने जो भी बोला, किसी ने कहा महामृत्युंजय जाप करा दो, हम नहीं जानते कुछ इस बारे में, पर इंडिया में यहाँ बैठे-बैठे जो भी कहा महामृत्युंजय, ठीक है जी, करा दीजिए। सारे दिन यहाँ टीवी पर भी वही सब चलता रहता था, महामृत्युंजय का जाप, वो सब चलता रहता था। परिवार में जिसने जो कहा कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, या कितने नियम आपको निभाने हैं, साल भर तक शादी नहीं होनी, या क्या-क्या नहीं होना है। जो परिवार से कहा गया वो सब कुछ किया। उससे पहले भी सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत तो वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। तो वो जो स्थिति आई, उस स्थिति से निकलना, और आज भी, जैसे कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे पिछले महीने अप्रैल से जो पहला महीना था, प्रगीत तभी कहने लगे अप्रैल आ रहा है, अप्रैल आ रहा है। तो उनकी स्थिति फिर वही हुई, और फिर मैं इनको डॉक्टर के पास लेके गई, और उन्होंने फिर वापस से वही टैबलेट शुरू कर दी, एंटी प्रगीत डिप्रेशन, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो खाएँ। लेकिन मेरे सामने ये है कि मुझे इनको उस चीज़ से बाहर निकालना है, और वही मुझ पापा जी की पॉज़िटिव लाइन है। हमेशा मैं उनको कहती हूँ कि बस, लेकिन देखिए, ये जो दर्द है ना, जिस पे बीतता है वही समझ सकता है, बाकी
बहुत मुश्किल होता है कि कि लोग मुश्किल, बहुत हैं। मुश्किल होता है, लेकिन जैसा कि कुंवर बेचैन जी, मैं ये प्रश्न करते हुए थोड़ा सच्चा भी रही थी हालाँकि, और मैं यही कहूँगी प्रगीत, जैसा कि कुंवर बेचैन जी कहते थे, और हमें उन्हें आँसुओं से नहीं, ठहाकों से याद करना है। बिल्कुल। जी। तो और उनकी बात पे मैं आपको कंटिन्यू ये कर देती हूँ कि ये अब इनको क्या अच्छा लगता है, पापा जी के लिए कुछ करते रहना। करना या तो बिल्कुल जो भी, जैसे कि उनका मतलब जो भी किताबें उनकी, जैसे कि 5-6 किताबें उन्होंने हमें बताई थी कि उनकी आनी है। जैसे अभी जी, भी बाकी आनी है, एक लघु कथा संग्रह आना है, एक जी, जनक छंद है जिसके 511 जनक छंद उन्होंने लिखे हैं, वो भी जी। आने वाली है, एक ताका संग्रह, संस्मरण, और हाँ, एक हाँ, पुस्तक उन्होंने अपने मित्रों के जीवन के लिए लिखी है, हाँ, 7 हाँ, पुस्तकों की समीक्षा है, कवि सम्मेलनों का इतिहास है, इतना तो उनका भी बाकी है। बाकी लेकिन जो हमें मिला उस वक़्त, जैसे कि मैंने, शायद आपको मालूम भी होगा कि 3 पुस्तकें उस जी, टाइम उनके माह्य संग्रह उन्होंने, जैसे हमने ये पब्लिश किया है, जी, कह लो जो करना है, माह्य संग्रह उनका था, जो उन्होंने आयन प्रकाशन को दिया हुआ था कि ये जी, होना है, तो इस पे काम किया, इसको पब्लिश किया। और जी, तीसरा, दूसरा उनका गज़ल का व्याकरण का तीसरा जो निकलना था, चौथा जी, निकलना था, ये पब्लिश हुआ। और उसके बाद जैसे कि वो मोबाइल में उस वक़्त लिख रहे थे या डायरी में लिख रहे थे, तो मालूम है क्या-क्या लिखते थे डायरी में, जो लिखते थे वो बताते थे, कभी-कभी मैंने ये लिखा है, तो कभी कुछ नेगेटिव लिखते थे तो प्रगीत डाँट देते थे, नहीं आप तो पॉज़िटिव के आदमी है ना, नेगेटिव मत लिखिए। तो वो भी मालूम है डायरी में उनकी इच्छाएँ क्या थी, वो भी उन्होंने डायरी में लिखा है, वो मालूम है जो जी, डिस्कस करते थे। जी, और जो उनके फ़ोन में होती थी कि जो भी गज़लें, कविताएँ, गीत, बहुत कुछ सोच के तो आएगी, उनकी अंतिम पुस्तक ये भी थी। बस, तो वो जो उसमें 3 इन उनके जाने के बाद इन 3 पुस्तकों में लगे रहना, काम करना, और दूसरा ये कि उस जगह जाके इंडिया में जाके वो सभा कराना पापा के नाम की, वो इनका एक ट्रीटमेंट था। लाइक कि डॉक्टर भी ये कहते थे कि आप उन जगह लेके जाओ, वो जहाँ-जहाँ वो जाना चाहते हैं, सब जगह गए, तो वो एक तरह से उससे निकलना, मतलब पापा के लिए आप बस, काम करते रहो, तो वो उस चीज़ से बाहर आते हैं। अभी भी उन जैसे भी जो भी काम हो सकता है कि भई कुछ गुप्त दान जी, टाइप से, कि बच्चे को शिक्षा दिलाना या जो भी हम कर सकते हैं जी। अपनी हैसियत के हिसाब से, तो कुछ ऐसे काम है जो कहना भी नहीं चाहते, लेकिन हाँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए कहिए या उनको याद करते हुए कुछ ऐसे काम प्रगीत ने अपना शुरू किए हुए हैं, वो सब काम मिलके करते हैं। जी। प्रगीत, मुझे तो लगता है जैसे मैं तो अक्सर होता है पिताजी से बातें करती हूँ, और हर वक़्त मुझे लगता है कि पिताजी आस-पास हैं, चारों तरफ ये आपने मेरी बात यादों कह के। दी, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रगीत ये कहते हैं मुझे क्यों महसूस नहीं होता है ऐसा? जबकि मैं अपने आस-पास महसूस करती हूँ वो सब चीज़, जैसा कि जी, आपने कहा। या मुझे बस जो एक चीज़ तोड़ती है वो यही तोड़ती है, एक तो अचानक हुआ सब कुछ, एक दुर्घटना की तरह हुआ। जब उनसे रोज़ाना बात हो रही थी, जब रोज़ाना 5 बजे का समय होता था कि उनका फ़ोन आ रहा है, हमें फ़ोन करना, हम लौट रहे हैं गाड़ी में और उनसे बात कर रहे हैं, और अचानक एक दिन ये पता चले कि वो ये बता रहे हैं कि हम उनके पीछे लगे हुए थे कि आप जल्दी से वैक्सीन लगवाइए। उन्होंने हमारी बात मान के लगवाई भी, तो हम अपने आप को बड़ा ये सोच के चल रहे थे कि हमने उनको काफ़ी बचा कर रखा हुआ है। घर जी, में जो काम करने वाले थे उन सबको बाहर कर दिया था कि भई नहीं, जी, बाहर जी, जाएँगे तो आप बिल्कुल किसी को आने ना दें। और वो सब चीज़ें होने के बाद भी जब हॉस्पिटल तक भी वो पहुँच गए, हॉस्पिटल के बाद भी वो जब थोड़ा बहुत कभी टूटते थे तो उन्हें उलझाना कि आप कुछ क्या लिखा आपने ने यार, क्या हुआ? उ उस क्योंकि उनके लिए भी वही टॉनिक था, हमारे लिए भी उनकी हँसी, उन्हें देखना वही था। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स और वो सब चीज़ें उनसे शेयर नहीं करते थे। डॉक्टर जी, कभी कहते थे ये रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, वो नहीं आई, लेकिन हम सोचते थे पापा जी क्या कह रहे हैं? जब वो कहते थे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस ये हटाओ और ले अब जाओ मुझे घर, लेके ले जाओ। तो जाओ। हमें वो हिम्मत देता था कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, सब ठीक है। जिस जी, दिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, उन्होंने 27th को सुबह-सुबह मैसेज भेजकर जब हमें बताया कि ऐसा है, मेरे को तबीयत ठीक थोड़ी नहीं है, खाँसी-सी खाँसी उठती है। है और मुझे ऐसा लगता है मेरा खाँसी वो बंद नहीं होती है, ऐसे मेरे प्राण निकल जाएँगे, तो तुम डॉक्टर से बात करो, कुछ करो। तो वो एक मलाल हमारे मन में रहता है, जब हम ये मानते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि आप सतर्क हैं, तो आप मौत से भी जीत सकते हैं, तो वो सतर्क थे। उन्होंने हमारे को सतर्क किया, हमने इमीडिएटली डॉक्टर्स के साथ एक्शन लिया, सब कुछ प्रयास किए और उससे अगले दिन ही वो कोमा में चले गए और उससे अगले दिन हमने उन्हें खो दिया। तो प्रगीत वो चीज़ जी, है जो मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस करते हैं, और वो उनकी सिर्फ़ देह गई है, वो हमारे बीच अभी भी हैं।
आप महसूस करो, वो आपको मिलेंगे, आप बात करो उनसे, आप कोशिश करो, सच में आप पाएँगे उनको अपने अपने हर हर वक़्त आप उन्हें अपने पास पाओगे। और कहते हैं ना कि वक़्त वक़्त के साथ-साथ अ, आप आप उनसे बात करो, ज़रूर आपको जवाब देंगे उनकी बातों में। सही अब कहा आप, बिल्कुल। इसे वो कविता सुनिए जो आप दोनों ने, क्या हुँ, उनके ऊपर कोई कविता लिखी है क्या? तो आप दोनों से वो कविता सुनना चाहूँगी मैं कौन-सी? जो आपने कुँवर बेचैन जी के ऊपर कोई कविता लिखी, अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, बिल्कुल, जी, तो बिल्कुल। ज़रूर। वो आप कविता सुना हम सुनेंगे अब। उस दौरान काफ़ी कुछ रोज़ाना उनकी जी, याद में लिखते रहते थे। कई लोग जी, अक्सर ये कहते भी थे कि नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो जाने वाले हैं उनको बहुत याद नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मैं उन सब चीज़ों, जैसे भावना ने बताया, मैं नास्तिक हूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। तब तो मुझे और पता भी था कम कि हो गए, उससे भी उनके ज़्यादा हो जाने के गए। बाद तो जो थोड़ा बहुत 1 आध % विश्वास था वो भी जाता रहा मेरा, कि इतना होने के बाद वो 10 साल आगे तक के अपने प्लान्स बनाए हुए थे और वो सतर्क थे, तब ये हुआ। तो ख़ैर बहुत चीज़ें लिखी, लेकिन पिता के ऊपर मैंने कुछ लिखा था। जी, वो आपके सामने लिखता हूँ। जी, जी। उनको समर्पित है, उनकी स्मृतियों को समर्पित है। नींव है, दीवार भी है, खिड़की व द्वार भी है। हुँ, नींव है, दीवार भी है, खिड़की व द्वार भी है, छत भी है, आंगन भी, वो मकान है पिता। आह! नींव है, दीवार भी है, खिड़की व द्वार भी है, छत भी है, आंगन भी, वो मकान है पिता। भोर ही निकलता है, दिन भर चलता है, दर्द भरी खुश भरी दास्तान है पिता। बादलों व पंछियों व बिजली की कौंध लिए, बादलों में पंछियों व बिजली की कौंध लिए, रविचंद्र अंतहीन आसमान है पिता। हमें नए पर्दे के हमें नए पर्दे के सफल सफर दे के, खुद नहीं उड़ता है वो उड़ान है कौन है पिता। खुद पिता? नहीं उड़ता है वो उड़ान है पिता। बस बहुत ऐसा। सुंदर प्रगीत, बहुत सुंदर आपने लिखा है सच में। पिता, माता-पिता दोनों के लिए ही बच्चे ही उनकी ज़िंदगी होती हैं। सब कुछ बच्चों को मिल जाए, यही वो हमेशा चाहते हैं। जी। जी। जी, आप हमेशा भी कुछ हमेशा वो ये कहते थे कि अभी तक जी, भी, बचपन में तो रहा ही रहा, अभी तक भी जब भी हम लौट रहे होते थे या कुछ भी समस्या उनको चेहरे से नज़र आ जाती थी, हमेशा कंधे पर हाथ रहता था, "अभी मैं हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं हूँ।" तो हमें वो उनका ये कहना ही इतना अंदर तक हमारे को मजबूत कर देता था। वो कमी ज़रूर अब खलती है, क्या कहें, ईश्वर आप से। उनका उनका हाथ अभी भी आपके कंधे और सर दोनों पर है प्रगीत, और रहेगा हमेशा। सही बात। हाँ, भावना, आप जी। भी सुनाएँ कुछ? हाँ, मैंने वैसे उस वक़्त हुआ यही कि कितना सँभालता है आदमी संभाल दूसरे को, दर्द में डूबा है, खुद भी डूब जाता है। जी, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, वो हमें क्या सँभालेंगे, फिर भी जी, सँभाला उन्होंने। तो संभाल उस वक़्त जो लिखा गया ना, मैंने जो लिखा, मैं भी कैसे उभर के आती हूँ उस चीज़ से, जी, कोई सपोर्ट करने वाला तो नहीं है। तो जी, मैं उस वक़्त बस माहिया की किताब पापा जी की ठीक करा करती थी, कि जी, चलिए पब्लिश करा लेंगे, तो माहिया दिमाग में आते थे, सारे दर्द भरे आते थे, लेकिन उनमें से 2 माहिया, मैं जी, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव सुनाती हूँ, जो जी, मैंने उन पर लिखा था, क्योंकि नहीं तो रो-रो के बुरा हाल हो जाएगा। जी, तो देखिएगा। मैं गीत गज़ल गाऊँ, मैं गीत गज़ल गाऊँ, ढूँढूँ उसमें मैं, पर तुमको ना पाऊँ, ढूँढूँ उसमें मैं, पर तुमको ना पाऊँ। और पॉज़िटिव एक मैं कहती हूँ कि जैसे याद रखना चाहिए जी, प्रकृति के लिए भी, ये शायद अच्छा काम करेगा। जी, अनमोल खजाने हैं, अनमोल खजाने हैं, तेरी यादों के मोती से दाने हैं, तेरी यादों के मोती से दाने हैं।
तो बस ये यादें हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुश्किल होता है, किसी को कहना आसान होता है, पर जिस पे बीत रही होती है वो मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये तो नहीं हम चाहेंगे कि अ, वो इतने डिप्रेशन में चले जाएँ कि वो बाहर ही ना आ पाएँ। तो वो हमारी कोशिश रहती है, इसलिए कहते हैं वो यादों वाली बात कि हमारे पास बहुत खजाने हैं उनकी यादों के, उसके सहारे ही बाकी की ज़िंदगी हमें ऐसे निकालनी है। तो शायद सिर्फ ये यादों के खजाने नहीं है, उनकी पूरी धरोहर है हमारे पास। पर बिल्कुल काम करने के लिए तो इतना है कि हमारी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, काम खत्म नहीं होंगे, तो उसमें जो सुख मिलता है करने में मिलता है। मेरे ख्याल तो बड़ी बात है। जी जी। और वो बातें याद करें उनकी, जैसे कि वो कुछ भी पढ़ने, वो हँसी आती है, कभी-कभी मैं दिखाती हूँ ना आपको पापा जी। मुझे कभी होता था कोई गज़ल शुरू की और उसकी बहर और वो नहीं आ रही, तो पापा जी कहते थे, "हाँ, सुनो ना।" तो कोई शेर बताया तो पापा जी उसकी धुन बना देते थे सच में। बना देते। कमाल की बात है। मतलब कोई जैसे आप गज़लें लिखते हैं तो कुछ की धुन आती है, कुछ की नहीं आती है। कुछ की वो नहीं आती। अपनी धुन अलग बना देते थे। जी मैंने कोई शेर लिखा तो अभी भी मेरे पास कुछ हैं, मैं कहती थी, जैसे मैंने एक उन्हें बहुत अच्छी, आपने सवाल भी किया था कि जी उनको आपकी कौन-सी गज़ल या गीत या कुछ अच्छा लगता था, तो उन्हें वो बड़ा हँस-हँस के गाते थे। एक मेरा शेर था कुछ ऐसे कि कैसा ये मोहब्बत का दस्तूर पुराना, मुझे नहीं आता, शायद आपको आती होगी धुन, आप सुनाओगे तो अच्छा लगेगा। और इस जी दर्द के दरिया में बस तैर के जाना है। तो जी गाते थे पापा जी की आवाज़ में, आप थोड़ा, वो बड़ी खुश होते थे, ये वाली गज़ल उनको बहुत पसंद थी। जी। और मैं, वो कहते थे अच्छा गाओ, तो मैं कोशिश करती थी, मैं उस धुन को नहीं पकड़ पाई। और वो ऐसे, नहीं, नहीं आप प्रैक्टिस करो, मुझे सुनाना। तो जी। वो उनकी आवाज़ बल्कि वो अगर तो आपने वीडियो भी शेयर किया था, उन्होंने कहा वीडियो कॉल पे थे, बोले दूसरे मोबाइल से इसको रिकॉर्ड करो फिर सुनते रहना। हाँ, तो वो फिर सुनते। रिकॉर्ड हमारे लिए आज तक भी एक बस हम जीवंत उसको है। तो सुनते हैं, कभी भी आता है वो फेसबुक पे भी उसको शेयर करते जी हैं, बट हँसते-हँसते वो गाते थे, तो मेरे ख्याल से कोई हम्म, गीत सुनाए तो उनकी जी आवाज़ में अच्छा जी लगेगा। बिल्कुल। उन्होंने जो धुन बनाई थी भावना की, और वो बोले जी मैं सुनाता हूँ तुम याद करो। तो जी ये था, कैसा ये मोहब्बत का दस्तूर पुराना है, कैसा ये मोहब्बत का दस्तूर पुराना है, इस दर्द के दरिया में बस तैर के जाना है, इस दर्द के दरिया में बस तैर के जाना है, मिलने न हमें देगा बेदर्द जमाना है, कह भी कुछ भी कर ले दुनिया हमें साथ निभाना है। तो खूब कहते थे, भावना को जी। बोलते थे आप एक लाइन दोबारा तुम सुनाओ, अब ये तुम सुनाओ, फिर अगली लाइन। तो वो वीडियो हमारे पास कभी भी हम सुनते देखते हैं तो एकदम लगता है कि वो अभी भी बीच में है जी, हमारे। जी, जी। अ, अभी कुछ दिन पहले वंदना से टेक्स्ट के ज़रिए बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि महानंद मिशन में जो कोई एक हॉल है, उनको उसको कुंवर जी की स्मृतियों के नाम, उनके नाम से उनको उसका नामकरण किया गया हाँ, है। तो मम्मी के द्वारा उनको राशि दी गई है, और वो कॉलेज में जो जी, है, क्योंकि उनके कई अपने मन में सपने थे, वो चाहते थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। जी, जैसे चंदौसी जहाँ से वो थे, तो चंदौसी में भी एसएम कॉलेज में वो पढ़े, तो जी, वहाँ जिस गांव में वो रहते थे, वहाँ जो शुरू में चंदौसी से पहले अपने 2-3 वर्ष उन्होंने, गांव उसके पास है, वहां से पैदल आते थे, तो वहाँ उनके मन में था कि मुझे वहाँ कुछ करना है, वहाँ कुछ करना है। तो लास्ट ईयर हमने उनके जन्मदिन पर वो भी किया था कि वहाँ एक वाटर कूलर लगा था उनकी याद जी, में उनके। तो एक हमने यहाँ न्यास बनाया हुआ है, डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास ऑस्ट्रेलिया, वो जी, निजी न्यास है, उसमें केवल 4 लोग हैं, भावना, मैं और दोनों बेटियां। अपना जी। जो भी होता है कंट्रीब्यूशन उसमें रखते हैं, और अपनी उसके सैलरी का जरिए कंट्रीब्यूशन तो उसमें रखते हैं। वही पापा जी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसमें, जो जैसे भावना ने बताया कि कुछ जी, बच्चों को अडॉप्ट करने वाला, हाँ, वो वो सब चीजें। एजुकेशन का जुड़ाव तो हमने इसलिए रखा क्योंकि पापा जी खुद अपना रिटायर होने तक कॉलेज में पढ़ाते रहे। उनका ये था कि मैं शिक्षा से भी जुड़ा रहूं और मंच का भी रहूं। तो हम दोनों ने फिर ये सोचा कि क्यों ना शिक्षा से ही जोड़ा जाए, तो कुछ बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है। जी, जो एक्चुअली वो एक गुप्त टाइप वाली बात है कि हम उसको नहीं बताना चाहते, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हैं जिनकी जो एजुकेशन है वो हम पापा जी पूरा के नाम से प्राइमरी से आगे तक उनकी पूरी एजुकेशन का एजुकेशन का वो भी खर्चा पापा जी के उससे
हो जाएगा। देसी न्यास जो जो हमें हमने लगता है इंडिया कि न्यास बनाई, तो वो सारा जो भी कर सकते हैं, मतलब जो एजुकेशन से लेके बहुत वो सब। लंबी लिस्ट है, धीरे धीरे हम लोग हाँ। ठीक कर रहे हैं उसे। जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कुंवर बेचैन जी ने अपना पूरा जीवन जो है शिक्षक के रूप में गाजियाबाद में बिताया, और हिंदी काव्य जगत में तो उनका वो गौरव रहे हैं। उनका जो योगदान है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और यूं तो सच्चा साहित्यकार किसी सम्मान, किसी पुरस्कार का भूखा नहीं होता, लेकिन उन्हें उचित मान देना हमारा कर्तव्य होता है। क्या आपको जी। लगता है कि जिस सम्मान के वो हकदार हैं वो उन्हें मिल रहा है? या जी, जहाँ तक सम्मान की बात है दीदी, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका अपने मन में ये था कि यदि मैं लोगों के मन तक पहुंचता हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जी, लोग मेरे को और मेरी रचनाओं को मेरे बाद तक भी याद रखें, मुझे उससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं लगता। जी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो भी जो साहित्यिक संस्थाएं थी, उन्हें हजारों पुरस्कार मिले, कुछ जी, बड़े सम्मान भी उन्हें मिले, और यहाँ तक कि हाउस ऑफ कॉमन्स में यूके में भी उनको सम्मानित किया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी किया गया। तो वो एक संतुष्ट तरह के व्यक्ति थे। उन्हें कभी इन चीजों का ना तो कभी अफसोस होता था, ना कभी उनकी चाह थी ऐसा कुछ होने की। जो मिल रहा था अपने आप मिल रहा था। हाँ, कभी उनके अप्लाई कर प्रयास ले ऐसा कुछ नहीं था। उनके प्रयास जीरो थे, लेकिन पुत्र होने के नाते या घर में जी, ये लगता था कि नहीं, पापा जी को ये होना चाहिए, पापा जी डिजर्व को होना करते हैं चाहिए। तो होना तो हम चाहिए। उनसे कहते थे, आपके इतने संपर्क हैं, संबंध हैं, आज की दुनिया में काफी चीजें संपर्कों पर आधारित होती हैं, तो आप कम से कम कुछ हमें ये कहिएगा तो आसान हो जाए। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो हम अपनी आप कोशिश करते थे। तो मेरा जैसे होता था कि मैं यहाँ से साल में एक बार जाता था, तो 1 महीने के उसमें मेरा प्लान होता था कि जितना ऑनलाइन यहाँ बैठ के कर सकते हैं कोरियर के द्वारा, वो सब तो अप्लाई करता रहता था। लेकिन जी, कुछ ऐसे थे जिसमें उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरी होती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था उन्हें मनाना। पापा जी आपको डीएम ऑफिस तक चलना है, बस कुछ नहीं, सारी फाइल मेरी तैयार है, बस आपको चलना है। नहीं क्यों? के पुरस्कार नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने पुरस्कार के लिए खुद आवेदन। मैं कहा नहीं, आप नहीं, कर मैं रहा हूँ बस, लेकिन वहाँ आपकी प्रेजेंस चाहिए है। तो हम कोशिश करते थे। वही होता है, अपना काम कोशिश करना था, उसका फल कितना मिलता है नहीं मिलता है, तो कुछ जगह मिला, कुछ जगह प्रयास चलते रहे। लेकिन जहाँ तक मैं उनके चेहरे पे देखता था, उन्हें कभी भी कभी किसी नहीं। चीज का कुछ भी वो नहीं था। और आपको बताता हूँ कि 2021 फरवरी में ही उनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक पुरस्कार होता है, काफी गौरवशाली पुरस्कार है वो, कवि प्रदीप सम्मान। तो पिछले 5 वर्षों से मैं चुपचाप उसमें लगा हुआ था कि हर बार भेजता था, हर बार भेजता था, फिर नया फॉर्मेट डाउनलोड होता था, अगले साल कुछ फॉर्मेट बदल गया, फिर बदल के यहाँ से कोरियर करता था मैं सिडनी से। अच्छा। तो उसके बाद जो हुआ, मैंने वो लगातार करता रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बल्कि पापा जी को मालूम भी नहीं था, वो मुझे बताते थे कि वो कवि हैं, उन्होंने कहा है कि उनके लिए संस्तुति लिख दूं, उनके वो पुरस्कार के लिए। और मैं सोचता था उनको मालूम ही नहीं है, मैंने उनका नाम खुद वहां भेजा हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि जब जनवरी में अंदर खाने से, क्योंकि मैंने जब वो यहाँ से भेजा हुआ था, तो मुझ तक वो खबर आई कि ऐसे ऐसे कुछ उनका नाम पर विचार हो रहा है। और फिर बाद में हुआ कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर होने वाला है। तब जाकर मैंने पापा जी को बताया कि ऐसे ऐसे वो कवि प्रदीप सम्मान मिलता है मध्य प्रदेश में। बोले हाँ मुझे मालूम है। मैंने कहा इस बार आप तैयार रहिएगा, कोविड का टाइम है तो ये तो जरूर है, आपको जाना और आना होगा, लेकिन वो पुरस्कार जो है वो 5 वर्ष की मेहनत के बाद जाके मिला है। तो बहुत खुश हुए। बोले लेकिन तुम इतना क्यों रहते हो? मैंने कहा नहीं, हमारा पुत्र होने के नाते जो एक मन करता है कि आपको ये मिले वो मिले, सब कुछ मिले, सब जिससे मिले। जो आप डिजर्व करते हैं डिजर्व उससे भी करते ज्यादा हैं। मिले। तो बात वही है हमारी कि जब डिजर्व करते हैं वो मिलना चाहिए। बिल्कुल। सिंपल बात ही है ना कुछ। वो उन्हें मिला, तो वो ही एक आखिरी एक वैसा सम्मान हो गया। हमें नहीं पता था कि उसके बाद, जी, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके शिष्य प्रवीण शुक्ल और अशोक चंद्र अंकल जी सबकी मदद से पद्मश्री का भी जो था वो हमने कोशिश की। और उसमें लेकिन एक क्लॉज होती है कि मरणोपरांत उसमें नहीं वो कर सकते, केवल स्पेशल कंडीशन में होता है। लेकिन हमारे प्रयास जारी थे, हैं या और रहे। और रहेगी। भी जितनी भी चीजें हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी हो सकता हो, हमारा लेकिन प्रयास। ये बड़ा ही एक
उपहासजनक मुझे तो लगता है कि आपको सम्मान पाने के लिए आवेदन देना पड़ता है, ये बात हाँ कुछ समझ नहीं आती है। हाँ, बहुत बहुत अलग कुछ तरीके बदलना से। चाहिए। बिल्कुल सही सम्मान बात तो है। वो होता है जो कि आप आगे से बढ़कर दें किसी व्यक्ति। जी, जी आवेदन जी। क्यों, बिल्कुल सही लेकिन बात है, वहाँ आवेदन वही बातें क्यों? आ जाती हैं बिल्कुल सही जहाँ बात। राजनीतिक चीजें जुड़ जाती हैं, उनमें बहुत चीजें साहित्य उतना वो नहीं रहता प्रमुख, क्योंकि जो लोग उस चीज को संचालित कर रहे होते हैं उसमें गिने चुने लोग ही साहित्यकार होते हैं। मैं बाकी सब का मैं जी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जी जो अब जी तक सीखा और जो महसूस किया वो और चीजें देखा। ऐसी हैं, अपने अ, एक्सपीरियंस से जितना नजर आया वो जी इस मैं तरीके जानती का। हूँ एक और भी हमारे बहुत आदरणीय कवि हैं, और वो यही कहते हैं कि हमको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आवेदन करेंगे नहीं और हाँ बिल्कुल पुरस्कार बिल्कुल। मिलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल दिस ये जी, बहुत ही उपहासजनक अजीब है। है। आवेदन के बाद भी जितनी सीढ़ियां चढ़नी होती हैं उसमें बहुत आसान नहीं होता, उसमें कुछ बहुत इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बनी हुई जो होती जो हैं कि उसमें। कहना भी नहीं चाहिए और कह भी नहीं सकते, हाँ इतना लेकिन कुछ होता है। मतलब उसमें कई बार ऐसा लगता है कि डिजर्व कौन कर रहा है और कौन कर कौन रहा है? प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल वो हाँ, चीजें सब नजर आ रही होती हैं, लेकिन सब सब जानते हैं सब वैसे शांत इस चीज रहते हैं को। हाँ, कि। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि पापा जी कभी इस तरफ उनका नहीं कोई झुकाव ही नहीं रहा, नहीं और बस वो कहते थे मुझे मानस मन तक जाना है, बस वो मेरा सबसे बड़ा सबसे अचीवमेंट बड़ा है, और जी वो उन्हें बिल्कुल मिला। वो उससे वो मिला। बिल्कुल बिल्कुल। वो और वो इस चीज को शायद हमने भी गांठ बांध लिया है कि हमें दुनिया में दिखाने नहीं है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही चीज शिक्षा से जुड़ी हुई हमारे मन में आई कि जब पापा जी ऐसे चाहते थे कि जो हो रहा है बस काम करते रहो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज सोच के हमने सोचा एजुकेशन से अच्छा क्या हो सकता है। हमारे यहाँ कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कुछ बहुत इंटेलिजेंट है और पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो क्यों ना उस चीज को ऐसे घुमा के लेके जाया जाए। तो वो चीज सोची, तो उसमें कहाँ इनाम और कहाँ दुनिया के सामने लाने वाली बात है। आप जो काम करते हो उसको आराम से चिपके करिए, किसी की मदद कीजिए, उसको गाइए मत। तो वो चीज़ सोच के हमने सोचा कुछ अलग किया जाए। तो ये तो पापा जी की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो जो बहुत है तो उसी हिसाब से हम उनकी 2-4 बातें भी अपने जीवन में उतार पाए, तो समझेंगे सच, हमारा जीवन सफल हो गया। बिल्कुल सच। और आपके प्रगीत, आप जो अभी बता रहे थे 2021 में उनको वो सम्मान मिला था, प्रदीप सम्मान। और अम, कुंवर बेचन जी ने हमेशा जीवन में रिश्तों को सबसे ऊपर रखा। मुझे याद है कि जब उनको वो सम्मान मिला था और उसके बाद मैंने उन्हें अपनी ऑनलाइन गोष्ठी में आमंत्रित किया था, और जी, उसी वक्त उनके पास एक पेड ऑनलाइन कार्यक्रम आया था। अ, और वो उस पेड ऑनलाइन प्रोग्राम को छोड़ने के लिए तैयार थे कि नहीं, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊंगा, क्योंकि ये मेरा घर का, ये मेरा तो परिवार, ये परिवार का कार्यक्रम में मैं आऊंगा। तो हम लोग हाँ, कहा कि नहीं, आप उधर जाइए और थोड़ी देर के लिए, आप 10 मिनट के लिए बीच में समय निकाल कर आ जाइए हमारे में। हम नहीं चाहते कि आप अपना वो प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम छोड़े। तो ऐसे जी, थे वो, उनको हमेशा रिश्ते सबसे ऊपर थे उनके लिए। ऐसी जी। सी सीख है, कोई एक सीख आप बताइए जिनको, जिसे आप गांठ बांध कर जीवन भर अपने साथ रखना चाहते हैं। जी, वैसे तो आप जैसे अभी हम जितना जिक्र कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम में, जितने भी उनके शेर हैं, हर शेर अपने आप में एक सीख देता है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ सीखें उनसे ऐसी मिली जो वास्तव में हमें लगता है कि वो आज का युग हो, चाहे 1000 साल पहले की बात कर लें, 1000 साल आगे की बात कर लें, वो सीख हमेशा सीख रहेंगी। जैसे वो हमेशा, भावना भी बता रही थी कि वो कहते थे लक्ष्य पर ध्यान दो, हुँ, लोगों को पर मत ध्यान दो। लोगों का जी काम वही है पत्थर फेंकना और ये सब करना, लेकिन तुम अपने काम को, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, और जो तुम्हें सही लगे सुनो सबकी, लेकिन करो अपने करो। मन की, वो करो जो तुम बुद्धि से और तुमने बिल्कुल हर तरह से सोच कर किया हो। तो वो वाली चीज एक उनकी ऐसी होती थी, और बाकी बहुत 2-3 चीजें उनके मुंह पर रहती थी। जी जैसे कि एक उनका ये रहता था कि डोंट मेक एनी चेंज इफ ऑल गोज वेल।
वाह, हमेशा कहते थे, जैसे मैं गया वहाँ इंडिया, मैंने कहा पापा जी, वो मेरे फ्रेंड बता रहे थे या सब बता रहे थे कि ये वाला जो इंटरनेट हमने घर में लिया हुआ है ना, ये स्लो होता है, और दूसरा वाला जो है वो तेज आता है। बोले क्या स्लो तेज? तुम एक बार बताओ, मेरा काम चल रहा है, मुझे तो कभी कोई समझ, तुमसे मैं बात करता हूँ ना रोजाना 5 बजे, हाँ करते हैं। चेंज मत करो, जो चीज है उसे वैसे ही रहने दो, कोई चेंज, जब तक उसमें कोई परेशानी ही नहीं है तो तुम क्यों उसको बदलना चाहते हो? मैं कहा नहीं, वो थोड़ा नई कंपनी है ना, ना ना कुछ नहीं, वो चेंज रखो। तो बहुत चीजें ऐसी थी जो उनकी, केवल एक उदाहरण मैंने दिया, लेकिन उन्होंने जिंदगी में इस चीज को निभाया। यदि वो जमीन से जुड़े हुए थे, कहाँ तक उन्होंने ऊंचाइयां छुई, लेकिन वो जमीन से जुड़े रहे, उन्होंने अपने अंदर कोई चेंज नहीं आने दिया। उन सब चीजों के बावजूद भी चेंज नहीं आया उनका। जी तो बिल्कुल। वो और जैसा आपने कहा कि उनका हर सीख पर है, उनके शेर में हर सीख जी, उन शेरों में होती थी। तो जैसा अभी आपने कहा है, मुझे उनका शेर याद आ रहा है, सबकी अब बात ना माना बात कर। न माना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी बिल्कुल ना कर। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लिखा था। और जैसा कहा कि बदलने के लिए उनको वो उन्होंने लिखा था कि हाँ, कभी भी वो कहते थे कि कभी बदलाव नहीं, जब तक जरूरत ना हो, लेकिन जब समय तक के साथ बदलना समय भी के जरूरी है। लेकिन बिना वजह यदि सब कुछ सही चल हाँ, रहा है तो कुछ छेड़खानी मत करो, उसे वैसे ही चलने दो। जब भी बदलोगे तो उसमें बहुत चीजों में समस्या आ सकती है, लेकिन हाँ, जी जहाँ तक तकनीक का सवाल है, जी दुनिया आगे जा रही है, तो उसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा। लैपटॉप क्या, सब चीजों पे उनका, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, हर तरह से वो सीखने के इच्छुक रहते थे और हर जी चीज में इंटरेस्ट लेते थे। ये नहीं है कि नहीं हमसे नहीं होगा वाला, नहीं, हमेशा मुझे भी सिखाओ, ये क्या है वो। तो वो चीजों के समय के साथ दौड़ना भी आता था उन्हें, बदलना भी आता था, लेकिन साथ में ये भी कहना था उनका कि यदि नहीं जरूरत है मत चलो बदलो, तो मत चलने दो। तो चलने ये सबसे बड़ी दो। लगती है। मुझे जो उनकी सीख याद रहती है, उनकी वो वाली कविता में जो सब सीख है, अ, इस डाल से उस डाल तक उड़ना पड़ा तो क्या, चिड़ियों ने अपनी बोलियां बदली नहीं कभी। क्या बात है। लोगों बिल्कुल, को वो तो बस हमारा होता है। जी देखो जी ये सच्चाई है। बहुत समय का पता ही नहीं चला किस तरह से हमारा समय गुजर गया आज का। और अभी भी लग रहा है कितनी सारी और बातें हैं जो हम किए जा सकते हैं निरंतर समय को ध्यान में रखते हुए। प्रगीत और भावना, आप दोनों से कोई ऐसी रचना मैं सुनना चाहूंगी। और भावना पहले आप सुनाइए और फिर प्रगीत से सुनेंगे, जो आपको हर पल जीवन के और स्वयं के सम्मान के लिए प्रेरित करती है। अ, किस ऐसी कोई सीख वाली कविता हम जैसे कि कार्यक्रम का समापन करना ऐसा तो चाहें? बहुत सारी उनकी जी रचनाएं जो हमेशा दिमाग पे छाई रहती हैं। लेकिन जी जैसे कि एक ये सवाल आपने अंतिम प्रगीत से किया था कि हाँ, उनकी कोई सीख, तो जो जी वो सीख वाली बात थी कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप हम्म, अपना काम पे फोकस रहिए, काम करते रहिए। दुनिया को तो कहने की आदत है, ऐसे जाएँगे तो भी बोलेगी, ऐसे जाएँगे तो भी बोलेगी। तो वो जी एक पॉजिटिव जो चीज़ है वो लेके चलते हैं कि आप अपने काम में लगे रहिए। तो उसको ही याद करते हुए मुझे ये गज़ल उनकी बहुत अच्छी लगती है कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का जी शुक्रिया, और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया, ऐ नींद आज तेरे न आने का शुक्रिया। और एक शेर और सुनाती हूँ इसका कि सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, और स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। तो बस यही चीज़ है जो आदमी को पॉजिटिव बना के रखती है। उनकी पॉजिटिव वाली ही सारी गज़लें हैं। जी जी अपने काम में लगे रहो, दुनिया की तरफ ध्यान मत दो क्योंकि उसका तो काम ही है। अच्छा करोगे तो भी आपको बुरा ही कहना है, बुरा करोगे तो ऑफ कोर्स बुरा ही कहना है। तो जी। बस ये गज़ल मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। जी। और प्रगीत, आपसे कुछ जाते जाते तरन्नुम में पूरे कोई जी, उनकी जरूर। पापा जी का एक या गीत गजल। हमारे बचपन में ही लिखा था उन्होंने, और मुझे याद है वो किसी सम्मेलन से लौटे थे और हमें पास में बिठाकर बोले मैंने एक नया गीत लिखा है और धुन भी है, चलो तुम लोग भी साथ में गाओ। तो वही गीत आपके सामने रखता हूँ जो आज जी
उनको जब याद करते हैं तो उसका एक अंतरा है गीत में, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जी। तो लगता है कि उन्होंने कितना जीवन दर्शन उस गीत में दिया था, तो जी। देखिएगा। हम भी एक धूप के फूल हैं, हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। एक डोली पे सज सज के हम अर्थियों पर उतर जाएंगे। और इसका अंतरा देखिएगा। जी। एक मालिन ने आकर हमें चुन लिया है भरी शाख से। एक मालिन ने आकर हमें चुन लिया है भरी शाख से, चुन लिया है भरी शाख से। उसके आंचल में लेटे हुए, उसके आंचल में लेटे हुए सोचते हैं किधर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। तो ये गीत है। बहुत अच्छा। सच में उनका एक एक कविता, एक एक कविता उनकी, एक एक गीत, एक एक गजल अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है उसमें छुप। जी और चलिए समय का ध्यान रखते हुए मैं हम कार्यक्रम को करीब समाप्ति ही करते हैं। और एक बार फिर से मैं अपने सभी श्रोताओं का नाम ले लेना चाहती हूँ इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें। हमारे साथ गीता शर्मा जी जुड़ी हैं, रेखा जैन जी जुड़ी हैं, कैलाश मालपानी जी जुड़े हैं, वीणा विद जी जुड़ी हैं और कह रही हैं जीवन का लक्ष्य तय करो। वाह वाह। अन्नदा पाटनी जी कह रही हैं मेरे पिताजी श्रद्धेय पद्मश्री यशपाल जैन जी भी यही कहा करते थे। आई थिंक वही पद्मश्री या उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। कृष्ण पांड्या जी जुड़े हैं, इंदिरा जायसवाल जी जुड़ी हैं, अनीस अहमद जी जुड़े हैं, वीणा सिन्हा जी जुड़ी हैं और तमाम दर्शकों का, जैमिनी पंड्या जी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती वक्त आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए निकाला। और प्रगीत और भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी रात के, मुझे मालूम है आपकी मध्य रात्रि है और कल वर्किंग डे है आपके लिए, और उसके बाद भी आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सुंदर यादों के गलियारों में आप हमें लेके गए। और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे आपके प्रति कि आपके माध्यम से पापा जी की और हरप्रसाद शास्त्री जी, आदरणीय हरप्रसाद शास्त्री जी, सभी की यादें सामने ताजा हुई। और कहीं लगता है कि जब साथ में बैठकर बात करते हैं ना, तो जो एक भावना ने बताया था, एक डिप्रेशन वाला माहौल होता है, उससे बाहर निकलने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छा लगा। आप सभी सुनने वालों को हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने हमें अपने पर आमंत्रित किया। देखिए किस तरह से जाते जाते हम लोगों को जोड़ कर गए हैं कुंवर बेचैन जी। ये उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो किस लिए हमें जोड़ रहे हैं, और अब हम जुड़े हैं तो लगता है हम एकदम परिवार ही लगता है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा परिवार वो छोड़ कर गए हैं साथ में साहित्यिक जगत में, तो हमें भी बड़ी हिम्मत मिलती है आप सबके साथ जुड़ने से। वो सारी चीजें हैं जो एक तरह से दबाई जा सकती हैं, जो एक मन में पीड़ा होती है, तो जब मिलते हैं तो वो चीजें लगता है कि हाँ हमारे साथ हैं लोग। और ये अच्छा माध्यम है कि हम ऐसे नहीं मिल पाते, जा नहीं पाते, तो कम से कम मीडिया के थ्रू ही
इसलिए जी। कहते हैं ना कि अच्छा ही है, कुछ चीज़ें पॉज़िटिव भी होती हैं, ऐसा नहीं सब नेगेटिव ही होती हैं, तो ये बहुत अच्छा तो है कि हम चलिए जुड़ हम अपने फेसबुक के दर्शकों से विदा लेते हैं और अगले कार्यक्रम में फिर से जुड़ेंगे। अगले बुधवार को अवश्य हमारे साथ जुड़िए एक नए अतिथि के साथ। सभी अब